लोगों को दूर रखा और सिर्फ जनप्रतिनिधि और पुजारी दोनों मिलकर जो कर रहे हैं, इसके कारण ये भ्रष्टाचार बढ़ गया। आज हमारे राज्य में, देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ गया, उसके लिए कई कारण है, लेकिन जनता को शामिल न करने के कारण तिजोरी का पैसा खर्चा करते समय उसमें पारदर्शिता न होने के कारण कारखाना बढ़ गया। जनता मालूम होगी, सरकार की तिजोरी जनता की हो गई। आप कोई तिजोरी का नियोजन करना है तो देश की जनता तो करना ही पाएगी। इसलिए संविधान के मुताबिक हम प्रतिनिधि लोकशाही का स्वीकार किया और जनता ने आप अपने प्रतिनिधि भेजने हैं संविधान के मुताबिक। राज्य के लिए एमएलए को भेजना और सेंट्रल के लिए एमपी को भेजना, हम स्वीकार किया प्रतिनिधि लोकशाही। और हम लोग भेजे क्या लोग भेजे हैं? तिजोरी का सही नियोजन करना एक भाग, और ये देश, इस देश की सर्वोच्च व्यवस्था और न्याय व्यवस्था है। इसलिए इन्होंने तिजोरी का सही प्लानिंग करना और अच्छा कानून बनाने भेजा सेवक बोलकर। राष्ट्रपति ने क्या किया? आज जो सनदी अधिकारी हम देखते हैं, IAS, IPS, IFS, ऐसे अफसरों का चयन राष्ट्रपति ने किया और उनको बताया आपको गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, सब फैसिलिटीज देंगे। 26 जनवरी 1950 में उनको बनाया सेवक। और इन मालिक ने जिन लोगों को सेवक बनकर भेजा वो सेवक बन गए मालिक, उल्टा हो गया। और जिन्होंने हमारे तिजोरी का प्लानिंग करना, वही तिजोरी की प्लानिंग करने लगे। क्यों? दोष ये हो गया कि जनता मालिक हो गई, लेकिन मालिक का काम क्या था कि हमारे सेवक बराबर काम करते नहीं करते वो देखना, ये मालिक का काम था। दोष ये हो गया कि मालिक ने अपने सेवक को भेज दिया और मालिक सो गए। और जब मालिक ने देखा मालिक के तिजोरी को नींद करना शुरू कर दिया और बात अच्छी हो गई कि आज जन आंदोलन से कोई फर्क नहीं। तो लोकशाही में जब जनता ने सेवक बनकर भेजा है तो ये सेवक कोई भी कानून बनाते रहे तो मालिक को पूछ रहा है। आज जनता को ना पूछते हुए जो कानून बन रहा है, दोस्तों ये जो हमने आज मंच रखा है ये हम, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि कार्यक्रम इसमें कौन कौन सूत्र संचालन करेंगे। मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है नरेश ठाकुर, मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन का कार्यकर्ता हूँ। मेरे साथ में श्री निगले जी हैं यहाँ पर जो मेरा साथ देंगे इसके लिए, और हम लोग हिंदी और मराठी में इस सूत्र संचालन करेंगे। और जो हमारे यहाँ पर
उम्मीदवार हैं वो किसी भाषा में जवाब दे सकते जो उनको अच्छा लगे उसके हिसाब से का पर्चा लेकर के आते हैं। लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि हम किसी को वोट दें तो हम क्यों दें। आखिर ऐसा क्या है कि हम इतने कैंडिडेट्स में से फलाने को हम वोट दें, ऐसा क्यों दें। हमने ये मंच इसलिए रखा क्योंकि हम ये तय कर सकें कि जो यहाँ पर हमारे कैंडिडेट्स हैं, पहले तो हम ये देखें कि ऐसे कितने उम्मीदवार हैं जिसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो आपके सामने 100 रुपए देकर के हम तालियों से उनका स्वागत करेंगे। श्री ज्ञानमूर्ति शर्मा जी आए हैं, उनसे निवेदन करेंगे जो बैठ जाए। यहाँ के सजग नगर सेवक हैं, ये आए हैं, कब से आए हैं। हमने बाकी लोगों के लिए इंतजार, इलेक्शन के टाइम पर अगर जिनके पास आपके लिए समय नहीं है तो हम उनके लिए और इंतजार नहीं करेंगे, हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। वो ये है कि आपके सामने जो उम्मीदवार हैं हम उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछें जिससे हमें मालूम पड़े कि वो आगे आपके सभा में, आपके वार्ड में और क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। इसमें हम किसी भी न पार्टी की, हम न किसी पार्टी को प्रमोट करना चाहते हैं, न किसी की निंदा करना चाहते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले एक चीज मैं कहना चाहता हूं दोस्तों। अगर हमें 1000 रुपए की चीज खरीदनी होती है, ध्यान से सुनिएगा, तो हम कितना सोचते हैं। अगर मान लीजिए 10 या 20 हजार की चीज खरीदनी है तो हमें और सोचना पड़ता है। कभी कभी तो हमें ये सोचना पड़ता है ये महीने के बजट में नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, अगले महीने या उसके बाद महीने हम ये सोचते हैं कितने 10 या 20 हजार रुपए के लिए। क्या आप लोग जानते हैं मुंबई का जो बजट है वो 25,000 करोड़ रुपए, हर साल 25,000 करोड़ मुंबई को मिलता है राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से और बाकी जगहों से। तो जब हम 1000, 2000, 10,000, 20,000 की चीज को लेने के लिए इतना सोचते हैं, फिर हम निर्णय करते हैं हमें क्या कौन सा लेना है। तो जब हम अपनी मुंबई को, अपने क्षेत्र को, अपने वार्ड को अगर किसी के हवाले करना चाहते हैं तो हमें क्या, आपको नहीं लगता है सोचना चाहिए? सोचना चाहिए। उसी के लिए हम आज यहाँ पर हैं, ताकि हम अपना वार्ड किनके हाथों में दे रहे हैं और वो इस वार्ड को कैसे आगे चलाएंगे, जो ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं उनके और आगे क्या प्लान्स हैं वो जान सके। इसलिए हम ये यहाँ पर कार्यक्रम रख रहे हैं। तो ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले इस कार्यक्रम फोन साइलेंट मोड पे रख दें या वाइब्रेट मोड पे रखें, ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना हो। ये विनती आपसे भी करते हैं। दूसरी चीज, अगर हमारे उम्मीदवार अगर कुछ जवाब दे रहे हैं किसी सवाल का तो प्लीज बीच में कोई खड़े होकर के कोई अपनी बात ना करे, उनकी बात को पूरी तरह से रखने का मौका दें। कोई भी किसी भी प्रकार का, अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप उनके सामने पूछना चाहते हैं तो हमारे वॉलंटियर्स चारों तरफ खड़े हैं, आप बस अपना हाथ ऊपर करें, वो आपके पास आ जाएंगे। आप उनको अपना सवाल लिख करके उनके हाथ में दे दीजिए और फिर वो हम कार्यक्रम के अंत में वो सवाल पूछने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे साथ निगले जी हैं, वो सूत्र संचालन करेंगे। निगले जी आप ऊपर आ जाए तो अच्छा रहेगा। अपनी, आपकी या अपने पार्टी की, अपने हाईकमान के बारे में ज्यादा बातें ना करें। हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमारे एरिया के लिए क्या करना चाहते हैं। हमें आपके हाईकमान को सबको हम जानते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप क्या करेंगे। आप हमारे नेता हो, आप इस क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो हमें आपके विचार सुनने हैं। तो किसी भी प्रकार की आपस में निंदा करने से या अपने पार्टी की या स्वयं की प्रशंसा करने से बचे, ये आप सबसे हम निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। हमारे बीच में इंट्रोडक्शन आप लोगों को चलेगा। नीला जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथि का इंडिया अगेंस्ट करप्शन यानी भारत बनाम भ्रष्टाचार के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं पहले मंच पर बैठे हुए सम्माननीय उम्मीदवारों की मैं आपको पहचान करवा देता हूं। ये है हमारे प्रकाश चेंदवणकर, ये इसी इलाके के रहने वाले हैं और पहले तो शिवसेना के बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। अभी इस समय वो अपक्ष के रूप में ये लड़ रहे हैं।
ये चुनाव, तो इनका इस मंच पर स्वागत है। एडवोकेट ज्ञानमूर्ति शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, आप सब तो उनको जानते हैं क्योंकि पिछले चुनाव में ये चुन के आए हैं, तो ये भी हमारे साथ है। इसका मुझे बहुत ही आनंद है। ये बड़ी पार्टी बीजेपी जैसी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके उम्मीदवार हमारे बीच यहाँ है जी। ये समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और समाजवादी पार्टी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं कि समाजवादी पार्टी जैसे जानी मानी पार्टी के उम्मीदवार आज हमारे बीच यहाँ खड़े हैं। और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे और भी उम्मीदवार यहाँ आ जाएंगे, तो उनका भी स्वागत है किसी कारणवश, क्योंकि अभी प्रचार तो चल रहा है, तो इसीलिए वो सब लोग बिजी हैं। तो कम से कम ये 3 लोग हमारे बीच में हैं, इनका हम नागरिकों की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं नरेश जी को अनुरोध करता हूं कि वो अगला कार्यक्रम शुरू करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर कोई, हर इंसान का अपना अपना इतिहास होता है, लेकिन हम आज यहाँ पर इतिहास में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि आप हमारे लिए आगे क्या करेंगे। तो आपने क्या क्या काम किया है उसके बारे में ज्यादा हम न जाते हुए आप आगे क्या करना चाहते हैं उसके बारे में बताएं। अंत में सोच रहे हैं कि 5 या 6 प्रश्नों से हम शुरुआत करेंगे। जो लोगों ने हमें प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। उसके बाद में जो लोगों के प्रश्न है आपके लिए वो लेंगे, और अंत में जो आपको लगता है, जो आपका विजन है, वो विजन हम जानना चाहेंगे आपसे। इस प्रकार हम आज का कार्यक्रम पूरा करेंगे। और इसमें ये निवेदन है कि कृपा करके बीच में कोई भी आप फोन कॉल ऐसा आंसर ना करें, या कुछ भी करके आपस में निंदा या किसी कोई बोल रहा है बीच में तो डिस्टर्ब ना करें, उसे ऐसा पे माना जाएगा। तो उतना आप लोग ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा दिलीप जी। गोकुलधाम गोरेगांव पूर्व के रहवासी है और इन्होंने कहा है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो 31 दिसंबर 2011 को 1.5 करोड़ है। वो तो मराठी, हिंदी, गुजराती और इंग्लिश के 4 भाषाएं जानते हैं अच्छी तरह से। और इन्होंने तो दूसरा कम्युनिटी सर्विस वगैरह दिया नहीं है, लेकिन हम उनसे ही पूछ लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या उसके बारे में हम अंत में पूछेंगे। हाँ, जो उन्होंने लिख के दिया हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी श्री ज्ञानमूर्ति जी को आप थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे। उनको सब जानते हैं, यहाँ के सभी मेहमान समागत, फिर उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिएगा। जी हाँ, बीजेपी के उम्मीदवार एडवोकेट ज्ञानमूर्ति शर्मा जी हैं। वो अपर गोविंद नगर मालाड पूर्व के रहवासी हैं और उनका शैक्षणिक, उनकी पात्रता जो है वो बीएससी और एलएलबी है। जाहिर है कि वो एडवोकेट है, इसलिए एलएलबी है वो। उनका फोन नंबर और एड्रेस भी यहाँ दिया है, तो किसी भी नागरिक को अगर उनका फोन नंबर या एड्रेस अगर वो चाहते हैं तो हम उनको दे सकते हैं। और उनका जो कम्युनिटी सर्विस, सोशल सर्विस है, वो उसकी भी जानकारी शर्मा साहब आप अभी खुद दे देंगे। धन्यवाद। इतने पाबंद हैं, उनको जो समय दिया गया था वो बराबर समय पर आए और उनके साथ साथ में दिलीप जी भी आए। तो समय का जो मर्यादा करता है, समय उसकी भी मर्यादा करता है। तो एक इस बात के लिए एक बार जोरदार होगा। हमारा कार्यक्रम जब हम शुरू करेंगे उसके बाद में अगर कोई आएगा तो आप उनको बताएंगे जरूर, पर हम वापस उनके लिए कार्यक्रम न रोकेंगे न पुनः स्टार्ट करेंगे। हमारा जहाँ पर कार्यक्रम रहेगा हम वहीं से करेंगे। पर उनके पास समय नहीं है लोगों का जवाब देने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कभी होंगे क्या नहीं। ये खाली कुर्सियां देखिए और उनका नाम भी देखिए, और आप लोग समझ सकते हैं कि जो लोगों के पास आपके सवालों का जवाब देने के लिए टाइम नहीं है, या हो सकता है कि जवाब ही ना हो, उन लोगों को आप लोग चुनना है कि नहीं, उसका भविष्य आपको तय करना है। उससे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। राजीव गांधी उन्होंने ये कहा था कि अगर 100 रुपए निकलता है, अगर 100 रुपए निकलता है स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो लोगों तक सिर्फ 15 रुपए पहुंचता है।
सिर्फ 15% 15 तक के वक्त तक इतना ही पहुंचता है लोगों तक, बाकी 85% करप्शन में गायब होता है। वो नहीं पहुंचता है क्योंकि ये सिस्टम में गायब हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम जिन पर इतना विश्वास करके हम यहाँ पर बुलाए हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारी इस समस्या का समाधान करें और हमें ऐसे सिस्टम बनाने के लिए हमारी मदद करें जहां पर जो पैसे आपके लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए आता है वो लोगों तक पहुंचे। ये हम करने से पहले तो वो तीखे सवालों का आप जवाब देंगे अच्छी तरीके से, इसका पूरा उम्मीद है। आपको बता दूं, अभी हमारे ठाणे में भी जनमंच हो रहा है। इस वक्त 7 जगहों पर मुंबई में जनमंच हो रहा है। 40 से ज्यादा जनमंच इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने अन्ना जी की टीम ने की। धारावी, सायन, सांताक्रूज, बोरिवली, गोरेगांव, कामदेवली, ठाणे, हर जगह पर, साउथ मुंबई, बाइकला, हर जगह पर हमारे यहाँ पर हुई है। आप यहाँ पर भी हो सकता है। जहां पर हमने मीटिंग रखा, मीटिंग के पीछे उन्होंने पटाखे फोड़ना शुरू किए ताकि मीटिंग से लोग भाग जाए। हमने कहा ये आपको भगाने के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पर आप लोग सतर्क से खड़े होकर बोलना चाहिए। हेलो, पानी, लाइट और शौचालय, बहुत अच्छी बात है। पानी, लाइट और शौचालय, ऐसे ही हमें उत्तर की उम्मीद है, जो है तुरंत उत्तर बोले ताकि हम जल्दी से जल्दी कार्यक्रम खत्म कर सके। इनका भी समय है, प्रचार का समय है। पानी, शौचालय और लाइट, नहीं लाइट या रास्ता, एक बोलिए, रास्ता, पानी, शौचालय और रास्ता, इनके मुताबिक ये 3 मुख्य मुद्दे। देखिए मुद्दे पर 3 मुख्य मुद्दे, सबसे पहले पानी है, पानी, दूसरा ट्रैफिक का है, ट्रैफिक, तीसरा शौचालय और स्वच्छता जो साथ में आते हैं। बहुत अच्छी बात है, शौचालय और स्वच्छता जो दोनों साथ में आते हैं, ये 3 मुख्य मुद्दे। आपको तो बहुत लोग जानते हैं कि आपने बहुत काम किया है। आपके हिसाब से इस एरिया के, इस वार्ड के 3 मुख्य मुद्दे कौन से हैं? 3 महत्वाचे मुद्दे कुठले कोणते? या विभागामध्ये महानगरपालिकेच्या शाळेची व्यवस्था नाही आहे, कारण हा विभाग संपूर्ण झोपडपट्टीने व्यापलेला आहे। मुद्दा कुठला? झोपडपट्टी मुद्दा आहे की शाळा नाही ते मुद्दा? शाळेचा मुद्दा आहे, शाळेचा मुद्दा। या ठिकाणी लग्न कार्यासाठी किंवा इतर कोणतेही सांस्कृतिक कार्यक्रम घ्यायचे असतील त्यासाठी इथे एखादा हॉल हवा आहे। हॉल आपल्याला वाटतं की हॉल मुख्य मुद्दा आहे असं वाटतं आपल्याला, कारण काही ठिकाणी मोनोपॉली हॉलमध्ये चालते आणि सर्वसामान्य लोकांना ते भयंकर खर्चिक बाब आहे। ठीक आहे, हॉल दुसरा मुद्दा आहे, पहिला मुद्दा यांच्यामध्ये आहे शाळा, दुसरा मुद्दा काय? या विभागात पाण्याची तर समस्या आहे, पाण्याला प्रेशर बिल्कुल नसते, पाण्याची समस्या तीसरा। बरोबर, जे प्रॉब्लेम्स है हमारे पानी की समस्या 90% मैंने सुलझाई हुई है पिछले 5 वर्षों में। 10% जहाँ पे हिल एरिया है या जहाँ पे जरा सा लूप होल्स ज्यादा है वहीं पे प्रॉब्लम ज्यादा है। ओके, तो आपने सुलझाई है, लेकिन आगे जहाँ पर सुलझाई नहीं है उसके लिए आप क्या करेंगे? जहाँ पर जो सुलझी नहीं है, जो 10% बाकी है, उसके लिए क्या करेंगे? सुलझने का कारण है कि वहाँ पे पब्लिक की समस्या, डेंस एरिया होने के कारण वहाँ पे पानी की समस्या अपने आप में गंभीर समस्या है। जैसे झोपड़पट्टी खूब अपने आप में घनी आबादी है, इस कारण वहाँ पे सुलझाने में समस्या लग रही है। लोगों के पहले जो पानी की लाइन 40 साल पहले डाली गई है, लोगों घरों के नीचे से गई हुई है, अब नई लाइन डालने के लिए जगह ही नहीं बचे हुए हैं, इस कारण समस्या बनी हुई है। आपको क्या लगता है, अभी आप इस एरिया के सिविक कॉर्पोरेटर, आप तो जानते होंगे इस एरिया को, तो यहाँ पर लोगों को 24 घंटे पानी मिलता है? 24 घंटे का समय गया। मुझे याद है कि जब मैं 8-10 साल का था तब मैं 24 घंटे पानी के नल के नीचे नहाया करता था। अब मुंबई की आबादी लगभग 3 करोड़ तक पहुंचने आ गई है। 24 घंटे का पानी की समस्या गई, मतलब समस्या जो मिलती थी सुविधा हो गई। अब मिडल वेदरना का जो प्रोजेक्ट चालू है, आने वाले जून महीने तक वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके कंप्लीट होने के बाद मुंबई करों को पानी एटलीस्ट 4 घंटा जो पानी है अच्छी तरीके से मिल सकेगा और सब मुंबई के, मतलब दक्षिण मुंबई से लेकर के उत्तर मुंबई तक सभी को पानी मिल सकेगा। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो आपने कहा कि वैतरना का जो प्रोजेक्ट होगा उसके बाद में मिल पाएगा 4 घंटा अच्छी तरीके से, और इन्होंने जो बहुत ही रियलिस्टिक बातें की है कि हमें ध्यान देना होगा, 12 घंटा करेंगे वो ना कर, जो रियलिस्टिक
समय में करेंगे? नहीं, देखिए मिडल वे करने का प्रोजेक्ट अपने आप में जून महीने में समाप्त होने जा रहा है और उसके लिए ऑलरेडी टनल बन चुकी है। जोगेश्वरी से लेकर के विक्रोली तक टनल बनी हुई है, एसके पाटिल उद्यान से लेकर के मलबार हिल तक टनल बनी हुई है और हमारे इसी गोरेगांव से लेकर दहीसर तक टनल बनी हुई है। पानी की सप्लाई के लिए आगे का जो प्रोजेक्ट है वो बनकर तैयार है। सिर्फ मिडल वे करना बनने के बाद में जब उसे ज्वाइन करना होगा, पानी का प्रोजेक्ट जो होता है कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता कि जिसे इलेक्ट्रिसिटी का करंट तुरंत जोड़ दिया और सप्लाई होगा। हाइड्रोलिक पावर होता ही है, उसे बहुत संभाल कर करना पड़ता है। वो अपने आप में एकदम अंतिम चरणों में है, जून महीने तक पूरा हो जाएगा, तब लोगों को पानी जो है अच्छे तरीके से मिल सकेगी। लेकिन साथ साथ में जो मैंने अनुभव किया है वो ये भी अनुभव ऐसा है कि हम लोगों को भी पानी को अमृत जैसा समझकर उसे संभाल कर उपयोग करना। पानी जो प्रेशर से लगना चाहिए मशीन में उसको लगा के छोड़ देते हैं, एक तरफ से पानी बहते रहता है तो सिर्फ इनलेट में जाता है, आउटलेट से पानी निकल जाता है। इस तरीके से 300 से 500 लीटर सिर्फ कपड़े धोने में चले जाते हैं। इसलिए हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक सोसाइटियों में एक उनका बोरवेल या उनका स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए, साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ये कंपलसरी होनी चाहिए। यदि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिस बिल्डिंग में या जिस जगह पे नहीं हो उन्हें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, ताकि इस तरीके से रेन वाटर में जब बरसात के समय जो हम पानी को बचा के रखे रहेंगे वो वर्ष भर हमें काम में आ सकेगा, तो पानी की समस्या अपने आप से सुलझ जाएगी। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए आप एज ए कॉर्पोरेट आप कुछ अपनी भूमिका निभाएंगे उसमें? मैंने जो 25 साल से है उसी पोजीशन में आज भी उसी साइज में है। हमारी मुंबई में जो टाउन प्लानिंग 20 साल पहले हुई थी, 91 का जो डीपी शीट था वो डीपी शीट वैसे का वैसे ही है। 2001 में से पब्लिश होना था लेकिन वो किसी कारण नहीं हो सका। अभी आपने यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता ला दी है कि किसी भी मैं आरोप नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको किसी का आरोप न करते हुए कहूंगा, यदि डीपी शीट हर 20 साल का न होकर के हर 10 साल का हो और आगे आने वाले 50 साल का विचार करके यदि डीपी शीट बने तो हमारे रोड चौड़े होंगे और आने वाले 50 साल में हमको ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। होता क्या है कि पिछले 20 साल से जो रोड जिस पोजीशन में है वो वैसे के वैसे ही है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग फुटपाथ पे चलते हैं, फुटपाथ छोड़ करके जनसंख्या अधिक होने के कारण लोग रोड पे चलते हैं, उनकी मजबूरी है, लोग अपने आजीविका के लिए आना जाना करेंगे ही। प्लस गाड़ियों इतनी नंबर में आ गई है, यदि आप आरटीओ में जाकर चेक करेंगे तो रोज हजारों गाड़ियां रोड पर रजिस्टर हो रही है। इस कारण आज ट्रैफिक की समस्या इतनी हो गई है कि यदि किसी को 15 मिनट का रास्ता जाना हो तो उसे 2 घंटे भी लग जाते हैं, चाहे जगह से मालाड पहुंचने में 5 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी। इस तरीके की समस्या है। इसका उपाय एक ये है, हम रोड वाइडनिंग करें अच्छी तरीके से। रोड को यदि हम चौड़ा कर दें तो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो सकती है। रोड को चौड़ा करें, लेकिन उसके लिए आपकी भूमिका क्या होगी? मेरी भूमिका ये होगी कि जितना पावर एज ए कारपोरेटर होने के नाते मेरे पास रहेगा, मेरे क्षेत्र का रहेगा, मैं मेरे क्षेत्र को ही वाइडनिंग करने का सोच सकता हूँ, उतना करने का मैंने प्रपोजल किया भी और करूंगा भी। उसके लिए जो समस्या होती है, जो काम हम करते हैं, जब समस्या हमारे सामने इस तरीके की आती है कि रोड वाइडनिंग करते समय जिन किसी के 40 वर्षों से दुकान होती है, जब वो वाइडनिंग में कट होती है, आज उसकी कीमत दुकान की 1 करोड़ रुपए होती है। स्वाभाविक है कि उसने 40 वर्षों से जतन करके दुकान रखी है, उसकी कीमत 1 करोड़ है, और जब वो रोड वाइडनिंग में उसके 80% दुकान कट हो जाती है तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, पब्लिक की भी ध्यान रखनी पड़ती है। बीएमसी के पास में अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से पीएपी नहीं है, जो एमएमआरडीए के पास में पीएपी है, लेकिन बीएमसी के पास नहीं होने के कारण हमको रोड वाइडनिंग करने में बहुत अड़चन होती है। इसका पीएपी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन जो होते हैं, लोगों को नहीं बता दो कि जब कोई प्रोजेक्ट रोड चौड़ा करना हुआ या किसी सरकार के काम को बड़ा मतलब आगे बढ़ाना होता है तो उसमें जिनका घर या जिनकी दुकान या जिनकी इमारत आती है जिसको तोड़ा जाता है उनको घर के बदले घर दिया जाता है। ऐसे में जिसका दुकान टूटता है, दुकान टूटने के बाद में वो व्यक्ति नाराज होता है कि मेरी आज दुकान की कीमत इतनी है, आप मुझे मानपुर में शिफ्ट कर रहे हो जहाँ पे मेरी दुकान न चलने वाली है ना मेरी आजीविका चलने वाली है। ऐसा व्यक्ति जब हाईकोर्ट में जाता है तो उसे बड़ी आसानी से स्टे भी मिल जाता है। और आप देखे होंगे ऐसे पूरे मुंबई में 50 जगह पे रोड वाइडनिंग हो चुकी रहती है, हर आधे किलोमीटर में 2-4 दुकानें बीच में रहती है। इस तरीके से अड़चन रहती है, तो एक टेक्निकल अड़चन है जिसे हम सभी को समझना होगा, इसको लोगों तक पहुंचाना होगा। यदि लोगों को भी हम समझाएंगे कि थोड़ा वो नुकसान उठाए, थोड़ा सरकार नुकसान उठाए और सरकार ने भी बिल बढ़ा करके उनको वहीं पे अगर यदि बसाए तो वो रोड चौड़ा भी हो जाएगा। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, आज की तारीख में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग कम होता चला जा रहा है, सरकार की तरफ से उसकी अनदेखी की जा रही है। और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने तीसरा मुद्दा उठाया, उसके बारे में आपकी क्या सोच? तीसरा मुद्दा शौचालय स्वच्छता है।
शौचालय की पूरी जिम्मेदारी बीएमसी की होती है, लोगों को घर घर तक शौचालय देना, ताकि शौचालय की समस्या ऐसी है, घर घर तक जिस तरीके से हम फ्लैटों में सेल्फ कंटेंट रूम में रहते हैं, हमारा शौचालय होता है तो हम बिना दिक्कत के आराम से स्वच्छता में रहते हैं, उसी तरीके से स्वच्छता में रहने के लिए जो झोपड़पट्टियों में शौचालय होते हैं, उन शौचालयों का यदि हम सही उपयोग करें तो स्वच्छता भी रहती है और शौचालय भी लोगों को उपयोग में आ सके। मेरा ऐसा विचार है, मेरा ऐसा प्रपोजल है कि शौचालय कॉमन न होकर के यदि सरकार झोपड़पट्टियों में भी, घरों घरों में भी यदि शौचालय बनाने का परमिशन दे दे और उसे यदि आउटलेट में अच्छी तरीके से दे दे तो लोगों को स्वच्छता भी मिल जाएगी और शौचालय भी घर में मिल जाएगा। ये तो हम भी जानते हैं और हम भी चाहते हैं। इसके लिए आपने अभी तक कुछ कदम उठाए हैं? बहुत बार कदम उठाए हैं, बहुत जगह करके देने के लिए प्रयत्न भी किए हैं। उदाहरण दे सकते हैं? उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे हमारे मकबूल कंपाउंड शांताराम पाड़े में भी किया है हमने कई जगहों पे। फिर उसमें समस्या आती है, आप बोलेंगे कि डिटेल में क्यों बता रहे हैं? समस्या ऐसी होती है कि आपके घर, मेरे घर और आपके घर बगल बगल में, मैंने मेरे घर में शौचालय बनाया परमिशन लेकर के, आप कहते हो नहीं मेरे घर के सामने से लाइन जाना ही नहीं चाहिए, ओवरफ्लो होगी तो मुझे बात आएगी। इस तरीके की इन हाइजीनिक बातें भी होगी। आपका भी कहना सच होगा कि जब वो लाइन चौकअप होगी तो जो ऐसे आपने जितनी भी बातें कही उसमें आपने ये कहा कि सरकार की भी मर्यादा है, हम कुछ कर सके, आपकी भी मर्यादा है और बहुत सारी चीजें ऐसी कि जो लोगों के साथ मिलकर के हम कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, ऐसे क्या आपने कोई मीटिंग रखी जहाँ पर आप लोगों से पूछ सको ये प्रॉब्लम सारी इसके लिए करते हैं? शौचालयों में से इतनी गंदगियां निकलती हैं जो गंदगी का मैं उल्लेख यहाँ नहीं कर सकता हूँ कि उस तरीके से गंदगियां, बाटली, कचरे, कपड़े, ऐसे जो कचरा आ जाता है इसके अंदर, जिसकी वजह से इनहाइजीनिक समस्या बनती है। आप कह रहे हैं कि लोगों का हर वक्त आपको सहयोग नहीं मिल पाता है? हर वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कभी कभी, मतलब ये जनरल बात है और सिर्फ मेरे वार्ड की बात नहीं है, मैं पूरे भारत देश की बात बता रहा हूँ। पूरे भारत देश में इस पोजीशन की बनी है। हमको भी सिविक नॉलेज, सिविक सेंस लोगों के घरों घरों तक, लोगों तक पहुंचाने पड़ेंगे। जो हमारी प्राथमिक शिक्षा बच्चों को दी जाती है, ऐसे ही हायर एजुकेशन में भी यदि हम लोगों तक पहुंचाएं तो स्वच्छता रखने के लिए लोग जब जवाबदार हो जाएंगे तो कचरा रास्ते में भी नहीं दिखेगा। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है और ये 11 मिनट जिसे पूछे जाते हैं निकले उससे अनुरोध करूंगा। रहने वाला हूँ, आपने तो अच्छा ट्रैफिक का मुद्दा उठाया है, लेकिन इस इलाके में जो रहते हैं उनको तो ये मालूम है कि ये जो ओंकार बिल्डिंग है वहाँ से, उसके सामने से जो फिल्म सिटी रोड कट करके पीछे जाता है, वहाँ रोज ट्रैफिक जैम बहुत होता है और वो इतना होता है कि उसकी कारें बिल्कुल गोकुल धाम तक रुकती है। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा, ये जो अपना फ्लाईओवर के नीचे का भी रास्ता है, उसकी कंडीशन इतनी खराब है, इतनी बुरी है कि उसकी वजह से भी जो हर एक रिक्शा जाती है उसको, क्योंकि खड्डे इतने रहते हैं, उसकी वजह से भी वहाँ ट्रैफिक जाम होता है। फिर दूसरा, जो रानी सती मार्ग है वहाँ भी रास्ते की हालत इतनी खराब है कि ट्रैफिक जैम बहुत होता है। तो आपने तो बहुत अच्छी बात की पूरी मुंबई के लिए, लेकिन यहाँ का जो वार्ड 40 है उसके लिए जो मैंने आपको उदाहरण बताया, उसके लिए तुरंत उसका हल ढूंढना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या करें? सामने और आपको एक चीज हम भी बताना चाहते हैं, तो आर्य कॉलोनी के लिए जो रोड जा रहा है उसके लिए हमने बीच में एक आंदोलन भी किया था ताकि लोगों को उसमें मदद मिल सके। और जैसे आपने कहा आपको हमारी मदद की जरूरत है, हमेशा कोई भी काम जिससे लोगों को फायदा हो तर त्या ठिकाणी 4 भिंतीचा आत झाला असता. नाही काय असलं पाहिजे, काय झालं पाहिजे ते आम्हाला सर्वांना माहित आहे. तुम्ही काय कराल हे सांगा. त्याच्यासाठी मी आत्ताच सांगितलं की निवडणुकीवर अवलंबून आहे. मी जर निवडून आलो तर या ठिकाणी जी आर्बिट्रेटच्या बाजूला जी जागा आहे या जागेवर सदा इमारत बांधून लोकांसाठी ती नक्कीच मी कोणत्या एरियामध्ये इथे अग्निशमन केंद्र आहे त्याच्या अग्निशमन केंद्राजवळ तुम्ही करा हे आपलं म्हणणं आहे. आणि एक त्यासाठी किती कालावधी तुम्ही द्या? त्याला 1-2 वर्ष लागतील. 1 की 2 वर्ष? 2 वर्ष लागतील. 2 वर्षापर्यंत हे करून द्या. हे हॉल आपण जे म्हणतो हॉलसाठी असा यांचं म्हणणं आहे. तिसरा जे मुद्दा आहे आपलं त्या एक हॉलचा मुद्दा आहे तुमचं, तुम्ही तिसरा मुद्दा पण बोलणार मॅडम. तिसरा मुद्दा यांचं काय यांना आढळत नाही, वॉटर प्रेशर मध्ये तुम्ही आता या विभागामध्ये पाण्याचं तर प्रेशर बिलकुल नाही, कारण सतत माझ्याजवळ या विभागातल्या नागरिकांच्या त्यासाठी तुम्ही काय कराल हे सांगा. त्याच्यासाठी एकच करावं लागेल की
जुन्या ज्या लाईनी आहेत पाण्याच्या या भूगर्भामध्ये सडलेल्या आहेत आणि पाणी बरंचसं जमिनीमध्ये वेस्टेज जाते, भूगर्भात ते पाणी जाते आहे. या सडलेल्या ज्या लाईनी आहेत या कमीत कमी 50-60 वर्षाच्या आहेत. या जर लाईनी संपूर्ण चेंज केल्या आणि नवीन टाकल्या तर नक्कीच ते जमिनीत भूगर्भात जाणारं पाणी लोकांना संपूर्ण प्रेशरने मिळण्याची. आणि हे करण्यासाठी तुम्ही काय करणार, तुमचे स्टेप्स काय असतील, कायदेशीर काय असेल? त्याच्यासाठी तेच करावं लागेल की संबंधित अधिकारी जे आहेत महानगरपालिकेचे आहेत निवडून आल्यानंतर हा प्रस्ताव महानगरपालिकेमध्ये मांडावा लागेल. त्याच्यासाठी तो पास करून घ्यावा लागेल. त्याच्यानंतरच सगळं ते होईल. आणि हे पार पाडण्याची कालावधी काय असेल आपल्यामध्ये? हे पार पाडण्यासाठी कालावधी काय असेल, किती वेळ लागेल? त्याच्यासाठी 4-5 वर्ष लागतील. 4-5 वर्ष महाराष्ट्रात भाग नाही, संपूर्ण मुंबईत ही परिस्थिती आहे. ठीक आहे. त्यांचं हे म्हणणं आहे की जे पाणीचा प्रश्न आहे ते पार पाडण्यासाठी त्यांना 4 ते 5 वर्ष लागतात. म्हणजे आपण 5 वर्ष घेऊ असं यांचं म्हणणं आहे, हे प्रकार यांचं म्हणणं आहे. तर आपण पुढे जाऊ. आमचे सुभाष जी आहे तिथे एनसीपी मधून आणि हिंदीमध्ये बोलतो. सुभाष भानुका जी हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ पे आपके हिसाब से 3 कौन से मुख्य मुद्दे हैं? सबसे पहला मुद्दा यहाँ पे एक तो जो पानी का है, पानी का पहला मुद्दा. दूसरा जो नाले की साफ सफाई नहीं होती है, नाले की साफ सफाई नहीं होती है, ड्रेनेज पानी. उस नाले की साफ सफाई के साथ में जो कचरे के जो डब्बे रखे हुए हैं वो कचरे के डब्बे पे कोई बराबर से उसका सुपरविजन नहीं होता है. तो जो पब्लिक है, जो हमारे भाई बहन है, कहीं भी कचरा डाल देते हैं तो उसके ऊपर मॉनिटरिंग करके हर 2-3 घंटे में कोई ना कोई हमारा सरकारी बीएमसी विभाग का आदमी वहाँ पर उपस्थित रहे या उसके ऊपर सुपरविजन करे, उस चीज का ध्यान रख के कचरा प्रॉपरली कचरे के डब्बे में डाला जाए. ड्रेनेज की हम बात करें. दूसरा मुद्दा आपका ड्रेनेज हो, ड्रेनेज और साफ सफाई, साफ सफाई, ड्रेनेज और क्लीननेस, ये ना बोल रहे. तो ड्रेनेज और क्लीननेस से 2 मुद्दे हैं कि आपके हिसाब से एक ही मुद्दा है? नहीं, ड्रेनेज और क्लीनिनेस, ड्रेनेज को एक तरह से उससे कनेक्टेड होता है. क्लीनिनेस और ड्रेनेज, यदि ड्रेनेज बराबर रहा तो क्लीनिनेस ऑटोमेटिकली बराबर रहेगी. और तीसरा कौन सा मुद्दा? तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है रोड्स का. रोड की वजह से जो ट्रैफिक जैम्स होती है और जो रानी सभी रोड जो खास करके मलार की लाइफलाइन माना जाता है. 3 इन्होंने मुद्दे रखे हैं. इन्होंने रोड की बात में मुख्य मुद्दे रखे. तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करें? लाइन हमारा हाईवे पास हुई है, वहाँ का लोकल बिल्डर है पिछले 2-3 साल से उसको काम नहीं कर पा रहा है या जो भी है उसमें टेक्निकली डिफिकल्टीज है, वो महाराष्ट्र राज्य सरकार से बात करके और उस लाइन ऑफ एक्शन को लेके वो काम सबसे पहले करना है, जिससे हमारे यहाँ का जो करवा के देंगे. हाँ करवा के देंगे. और अभी आप उनसे ऑलरेडी बात कर रहे हैं इस बारे में, आपका काम चल रहा है कि आपको उनका जीतने के बाद आप करेंगे? नहीं, मेरा ऑलरेडी काम चालू है. बहुत अच्छी बात है. तो ये कितने समय में हो पाएगा ऐसे आपको लगता है? जल्द से जल्द हम पूरा करने की कोशिश करेंगे. जल्द से जल्द वहाँ पर कुछ जगह झुगड़ी ऐसी है जो विकासक उसको डेवलप नहीं कर पा रहे और उसमें 2-3 डेवलपरों का आपस में मतभेद है. तो ये टाइम हम लोग ऐसा कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई सेंट्रल राज्य सरकार से बात करके बीएमसी से बात करके कि जो पानी की लाइन अलग की गई है 12 इंच की, उसको साइड से बदली करके या कोई एक्स्ट्रा लाइन अलग से बिठा के उनको वहाँ का सेटलमेंट करके लगभग 6 महीने से 1 साल के अंदर पूरा कर दिया जाएगा. 6 महीने से 1 साल के अंदर ये कह रहे हैं कि अलग से ड्रेनेज के लिए, सॉरी, पीने के पानी के लिए लाइन उठवाएंगे और वो आप 1 साल के अंदर करेंगे, ऐसे सुभाष जी का कहना है. ये हो गया पहला सवाल और उसका आपने तालाबी भी दिया, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया. आप बताइए इसके अलावा जो दूसरे प्रश्न है, दूसरा जो आपका मुद्दा है उसके लिए आप क्या करेंगे और कैसे हल करेंगे, कब तक करेंगे? ड्रेनेज का और क्लीनिनेस का तो मैं जल्द से जल्द जो हमारे बीएमसी इतने करोड़ से रुपये जो कॉन्ट्रैक्टर्स को देती है नालों की साफ सफाई के लिए, और बाद में नालों का जो कचरा रहता है वो निकाल के रोड पे फेंक दिया जाता है और वो टाइम पे नहीं उठाया जाता है. तो उसके लिए प्रेशराइज करके जब बारिश के पहले जो करते हैं उसके ऑन द स्पॉट, मतलब क्या होता है आज के दौर में जब वो कचरा उठाया जाता है निकाल के जब रोड पे रखा जाता है तो बारिश का पानी आता है और वापस वो कचरा अंदर चला जाता है. तो उसके पहले जब हम लोग कचरा साफ करने के लिए लेंगे तभी हमको बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्टर्स को कि भाई आप अपना जो साफ पे डंपिंग गाड़ी रहती है, डंपिंग व्हीकल, वो साफ
सफाई लगा दे और कचरा ऑन द स्पॉट गाड़ी के अंदर ही डाले। और ये आप हमको कहेंगे और आपको लगता है कि सब जगह पर ही अमल हो जाएगा, और ये कितने समय में होगा ऐसा आपको लगता है? 3-4 महीने के अंदर हो जाएगा। 3 से 4 महीने के अंदर, यानी जो ड्रेनेज का सवाल है वो भी आप करेंगे? 3 से 4 महीने का है। आप लोगों से निवेदन है कि जो भी बोल रहे हैं उस पर ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है आपके एरिया में जो प्रॉब्लम्स हो उसके बारे में आपको इनसे बात करना चाहें। और आप लोग के लिए बता दें कि आप जो भी कह रहे हैं हम उसको वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, साथ में हम लोग आप लिख भी रहे हैं, और एंड में आप जो कह रहे हैं हम उस बात पे हम दस्तखत भी करवाएंगे। अगर हमें कहीं एक फ्लैट खरीदना होता है या भाड़े में भी जाना होता है तो जो मालिक होता है वो हमें बोलता है ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप अग्रीमेंट तो करो। तो हम तो देश के मालिक हैं, हम यहाँ के वोटर हैं, तो हम ये तय करेंगे कि हमें से आपको सबसे अच्छा कौन है और जो लोगों के नफ्स को जानता है। जिस प्रकार से अभी ज्ञानमूर्ति जी ने, इन्होंने और आपने एक्सप्लेन किया है, यही हम चाहते हैं। देखिए हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो दिखे होंगे, पर हम चाहते हैं कि आप उसका जवाब ऐसा दें जो कन्विंसिंग हो, ताकि ज्यादा लोग आपको वोट कर सके। तो आपने जो दूसरे इसका जवाब दिया बहुत अच्छा लगा। तीसरे जो आपका मुद्दा है, तीसरा मुद्दा जो आपने उठाया, उसका आपका क्या बात है? तीसरा मुद्दा मैंने जो ट्रैफिक जाम का रोड का जो बताया था, उसका आज जो ट्रैफिक जाम है तो उसका सबसे अहम कारण ये रहता है कि जो रोड पे जो गड्ढे रहते हैं, जिनके लिए करोड़ों रुपए आपस से बैंक से खर्चा किया, लेकिन प्रॉपर सुपरविजन ना होते हुए वो काम उन्होंने बराबर नहीं किया, और जितना उन्होंने गड्ढे भरने में खर्चा किया उसके बदले अगर रोड का रिसर्फेसिंग किया होता तो ज्यादा बेहतर। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जितना गड्ढे भरने में करते हैं उतने में रोड का रिसर्फेसिंग हो सकता है, जो इनका ये कहना है। तो आप जीत के आएंगे तो आप अलग क्या करेंगे, आप क्या करेंगे ये बताइए। सबसे पहले मैं रोड रिसर्फेसिंग पे ध्यान दूंगा, और 6 महीने के अंदर गांधी सिटी नाम जो मेरे एरिया में आता है और राइजा का जो पड़ता आता है, राइजा टाउनशिप का, वो सबसे पहले, क्योंकि MP और MLA और नगर सेवकों से रिक्वेस्ट करके जो पब्लिक वहाँ की है रिक्वेस्ट करेगी और उन लोगों का नाम जल्द से जल्द करेंगे। कितने समय में होगा बोल रहे? ये 6 महीने के अंदर होगा। आई श्योर जो आप टाइम फ्रेम दे रहे हैं इतना बड़े 6 महीने के अंदर हम लोग काम शुरू करवा देंगे, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और ये खत्म कब तक होगा? ये लगभग 1-1.25 साल के आसपास लगेगा, क्योंकि काफी लंबा रोड है। तो आप 1-1.25 साल बोल रहे हैं, तो हम इनका 1.25 साल लेते हैं, मैक्सिमम टाइम फ्रेम लेते हैं आपको। तो 1.25 साल तक आप ये बोल रहे हैं कि आपके वार्ड की जो सड़कें हैं उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप लोग ये जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि इलेक्शन आया है इसलिए हम आए हैं इनके पास में। हमने ये तय किया है, आपको बता दें 40 जगहों पर हमारी जनसंसद हो चुकी है। आज और कल मिला के हमारा ये उद्देश्य है कि हम कम से कम मुंबई में 80 वार्ड में जनसंसद कर सकें। उसके बाद में जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है उसको चुनने में हम आपकी मदद करें, ये हम चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि आपके अंदर, देखिए आपके पीछे लोग प्रचार करते, लोग जानते नहीं कि आपके अंदर कितने टैलेंट्स हैं, आपके पास हर सवाल का कितना जवाब है। तो हम आपको भी एक मंच दे रहे हैं कि आप अपनी बात को लोगों के सामने बिना किसी दुविधा के रख सके, ये हम प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद में जो भी यहाँ पर जीतेंगे, हम अगले 6 महीने में वापस इनको यहाँ पर बुलाएंगे और जो जो इन्होंने बात किया है उसके ऊपर इसका जवाब मांगेंगे। तो आप लोग आएंगे इसमें। तो आपने तीनों सवालों का बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी ने क्या सोचा है, आप तीनों मुद्दों को कैसे हल करेंगे, एक एक करके बताएंगे। हेलो, क्योंकि हमारा जो एरिया बड़ा था। पहला मुद्दा कौन सा था आपका? आपका पहला मुद्दा कौन सा था? पानी के बारे में बताइए। पाणी का मुद्दा आमच्या वार्डमध्ये मोठा मुद्दा आहे, कारण का आमचा जो वार्ड आहे ना तो आदिवासी आरेकोंडे आणि आरेकोंडेमध्ये सर्व विखरलेले पाण्याने विखरलेले आहे। तर पाण्याचा मुद्दा म्हणजे भयंकर वाईट जर पाण्याचा मुद्दा जर सॉल्व्ह करायचा असेल तर पाईपलाईन टाकून आणि टाकी बसवायला लागते प्रत्येक पाण्यावर, आणि एकाच ठिकाणी पाणी भरून तर होऊ शकेल असं मला वाटतं। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ये तुमचा मत है की आपल्याला हे लाईन बसवायला तर हे किती वेळात होणार असं आपल्याला वाटतं? कमीत कमी तरी 3 वर्ष लागतील। आणि ह्याच्यामध्ये तुमची भूमिका काय असेल? ते तर असेल, पण तुम्ही काय करणार? हे असं झालं पाहिजे, असं व्हायला पाहिजे हे सर्वांचं म्हणणं आहे, तुम्ही काय करणार? काही गैर नाही। ठीक आहे, बघा हे जे प्रश्न मी विचारतो ना त्याच्या पाठीमागे आमचा उद्देश हे आहे की तुमच्याकडे प्लॅन्स काय हे ऐकायचं आहे। जशा प्रकारे ज्ञानमूर्ती यांनी बाकीच्या लोकांनी म्हटलं तशा प्रकारे तुमचे प्लॅन्स काय हे सांगा, हे आपण करूया, हे करायचं हे आम्हाला पण माहित आहे, तुम्ही कशा प्रकारे करणार आहात याबद्दल सांगा प्लीज। प्लॅनिंग केलं नाही, सत्य सांगा आणि सत्याबद्दल
एक जोराने आपण टाळ्या वाजवू. ते सांगा जर तुम्ही तुमचं कुठलं प्लॅन नसेल तर सांगा की सध्या प्लॅन केलं नाही म्हणून. जे आहे ते स्पष्ट सांगा, तेवढंच म्हणणे माझं. ठीक आहे, ते त्याच्यावर विचार करा तुम्ही, नंतर तुम्ही बोलू शकता. आणि दुसरं जे तुमचं मुद्दा आहे त्याबद्दल तुमचं काय विचार आहे? शौचालयाबद्दल. शौचालयामध्ये तेच आहे की कार्यामध्ये एरिया मोठा असल्यामुळे त्या पाणी लांब लांब आहे. तर शौचालय ठिकाणी जर बनवलं तर लोक त्या ठिकाणी येत नाही. आणि जंगल असल्यामुळे जंगलामध्ये जातात लोक. हा पण आहे. पण ह्या साईडच्या आहे, कन्यापाडा आहे, आपलं वडाळपाडा आहे, बलवालपाडा आहे, ह्याच्यासाठी मी निश्चितच म्हणजे शौचालयाची कुठे करणार आहात तुम्ही? शौचालयाचं प्रावधान कुठे कुठे करणार आहात तुम्ही? निश्चितच करण्यात येईल. ठीक आहे, पण काय असं काय ठरलेलं काय स्थान आहे जे तुम्हाला वाटतं? ठीक आहे, काय काय हरकत नो प्रॉब्लेम. तिसरं जे तुमचं मुद्दा त्याबद्दल तुमचं काय म्हणणं? हो, तुम्ही अगोदर बोललो होता, नंतर रस्ते म्हटले. स्वतःचे मुद्दे विसरू नका. आता विसराल तर नंतर तुम्ही लोकांना हे करा. तेच बरोबर आहे की आरोग्य रोजची समस्या म्हणजे भयंकरच आहे तिथे पण. कारण एक ठिकाणी पाणी आहेत आणि डोंगर आहे, त्या पर्यावरण प्रश्न आहे. आणि एखाद्या ठिकाणी आपण काय कराल त्यावेळी मी निश्चितच प्रयत्न केले. पण ते प्रयत्न काय असेल? प्लॅनिंग न केलं आहे. ठीक आहे, मग प्लॅनिंग करा. आम्हाला प्लॅनिंग पाहिजे, आम्हाला इनोव्हेशन पाहिजे, आम्हाला टेक्नॉलॉजी पाहिजे. निश्चितच प्लॅनिंग करेल. थँक्यू सो मच. आभारी आहोत. आमच्या मध्ये एक नरेश फक्त एकच कॅन्डिडेट इथे उपस्थित आहे आणि मला वाटतं या महिला इथे बसल्या आहेत त्या फक्त ओके या सगळ्या ज्या महिला आहेत त्या वडारी पाडा या भागातल्या आहेत. ओके, त्यांचे प्रश्न असे आहेत. पहिला प्रश्न, त्यांची सांडपाणी व्यवस्था बरोबर नाही. दुसरा असा आहे की त्यांना शिवाजीनगरमध्ये टॉयलेट फॅसिलिटीसाठी 2 रुपये देऊन जावे लागते. ओके, तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की शिवाजीनगरमध्ये जशी टॉयलेट व्यवस्था केलेली आहे लाईट पाण्यासकट तशी त्यांना पाहिजे आहे. हा त्यांचा प्रमुख मुद्दा आहे. आणि चौथा मुद्दा असा आहे की गटर चोकअप होतं त्यांच्या घरासमोर. मी फिरलेली आहे वडारी पाड्यामधून. त्यांच्या घरासमोर गटर्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये सांडपाणी वाहतं आणि ते चोकअप होऊन घरामध्ये शिरतं. हा प्रश्न त्याच्यासाठी त्या इथे एवढा वेळ काढून बसलेले आहेत तुमची वाट बघत. तर मला वाटतं तुम्ही हे प्रश्न प्रामुख्याने त्यांचे सोडवावे. मधून आलेले आहेत. हा सुद्धा मला वाटतं 47 वॉर्डच्या अखत्यारीत येतो. ओके, त्यांचा पहिला प्रॉब्लेम असा आहे कचऱ्याचा प्रॉब्लेम आहे. त्यांच्या आजूबाजूला ज्या सोसायटीज आहेत, महाराजा टॉवर्स, अंकुर, या सगळ्या सोसायटीज कचरा त्यांच्या वस्तीच्या मागे टाकतात. त्यांचं जे सांडपाणी आहे ते सुद्धा त्यांच्या वस्तीच्या मागे जातं आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्याच्यासाठी तुम्हाला काहीतरी करावं लागणार. आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था त्यांच्या घरात नाही, त्यांना घराबाहेर जावं लागतं पिण्याचं पाणी आणण्यासाठी. तर या त्यांच्या 3 प्रामुख्याने समस्या आहेत. तर मला वाटतं जर तुम्ही निवडून आला तर आम्ही तुम्हाला मदत करून या समस्या किंवा तुम्ही आम्हाला मदत करून या समस्या सोडवायचा तुम्ही नक्की प्रयत्न करा. ठीक आहे, थँक्यू. गौरव जी, थोड़ा सा हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे. इंट्रोडक्शन का टाइम नहीं है, काफी लोगों को निकलना है. और हमारा पहला सवाल ही लंबा है, इसके बाद में सारे यस या नो वाले क्वेश्चन है, हाँ या ना, इस पर जवाब देने हैं. अगले 15 से 20 मिनट में हम कोशिश करना चाहते हैं कि इसको हम खत्म करें. ये हमारा प्लानिंग है. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, शॉर्ट में बताइएगा कि आपके हिसाब से यहाँ के 3 मुख्य मुद्दे कौन से हैं? ये मुख्य मुद्दों में जैसे बताया, एक तो रास्ते का मुद्दा, रास्ते का मुद्दा जो सिर्फ 40 नंबर वार्ड का नहीं पूरे घर में. ठीक है. दूसरा मुद्दा बताइए. दूसरा मुद्दा जो बिल्डर की दादागिरी का है, जो सारे में जो दादागिरी चलती उसका है. बहुत अच्छी बात है. सारे का जो मुद्दा है बिल्डर की दादागिरी होती है, लोगों को घर नहीं मिलते हैं, उसका मुद्दा. और तीसरा मुद्दा जो है वो मेडिकल के लगता है, जो स्वास्थ्य के लगते हैं. तीसरा स्वास्थ्य का मेन मुद्दा ऐसा लगता है. अभी आप जल्दी बताइए कि ये तीनों मुद्दों के लिए आपने क्या सोचा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे?
नहीं, 3 मुद्दे के लिए बात ऐसी है कि देखिए एक एक करके आप बता सकते हैं। हाँ, जैसा रास्ते का मुद्दा है, 17 साल से जो शासन चल रहा है उसमें एक ही कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा जो कॉन्ट्रैक्ट की पद्धति है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड कमेटी है तो डिसाइड करने वाली, उसमें किस तरह हमें रोका जाए, किस तरह सही कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिले और फंड का सदुपयोग कैसा है। ये रातों रात बदलने वाली चीजें नहीं है। रातों रात बताइए आप क्या करेंगे इसके लिए? नहीं, जब हम चुन के आएंगे तो जब सही कॉन्ट्रैक्टर को उसको कॉन्ट्रैक्ट मिले और उसका जो फंड आता है उसका सदुपयोग हम देखेंगे, और जहाँ जहाँ प्रमुख रूप से रास्ते का जो मेरे वार्ड को रखे हैं उसको जल्द से जल्द दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे। कैसे? जो फंड आएगा उसको सदुपयोग करके, फंड्स का आप सदुपयोग करके रास्तों को दुरुस्त करेंगे आप बोल रहे हैं। और कितने समय में हो पाएगा सबको लगता है? मैं देखता हूँ कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि कॉन्ट्रैक्टर कैसे जो 17 साल से आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर जो सही नहीं है। हम देख रहे हैं कि हर साल ये होता है, गणपति आता है, थोड़े से खड्डे भरते, फिर खड्डे हो जाते, फिर भरते। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो हमें देखना पड़ेगा, उसमें भी सुधार लाना पड़ेगा। हमको यहाँ से लेकर ऊपर स्टार्टिंग लगना है, तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि कल मैं आऊंगा और फटाफट मेरे हाथ में है कि सारा काम हो जाएगा। मैं नहीं बोलता हूँ, मगर ये लड़ाई में लड़ूंगा और लड़ने के लिए मैं आया हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये लड़ने के लिए आप आए, लेकिन आपने अभी तक जवाब दिया नहीं, कभी तक होगा? मैं इसलिए मैं टाइम बाउंडिंग नहीं बता सकता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तो कोशिश ऐसी रहेगी कि हम हमेशा संघर्ष करते आए, तो संघर्ष करके जैसे भी जितना जल्दी हो सके मैं वो काम करने की कोशिश करूंगा। भैरव जी ने कहा है कि जितना जल्दी हो सके काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक चीज जो जनता हमेशा कहती है वो कि 64 सालों से बहुत सारे लोग कोशिश ही कर रहे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। आपके ऊपर नहीं कह रहे हैं, ये जनरल बात कह रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप एक टाइम बाउंड करें, तो अगर ये टाइम दे सकते हैं, ये टाइम बाउंड बोल सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? मैं वैसे मंच पे बताऊं और मेरी शपथ खाइए कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर कैसा आएगा, कॉन्ट्रैक्टर में बदलाव कैसा होगा, मैं ये देखने के बाद आपको बता सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि आजकल आऊंगा मेरे पास कोई लकड़ी है या समाजवादी पार्टी के पास ऐसी कोई प्लानिंग है जो कल के कल सब ठीक हो जाएगा। हमारे मैनिफेस्टो में बहुत सारी घोषणा है, घोषणा के बाद मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कल के कल ये जो हो जाएगा, क्योंकि हम इसके लिए कटिबद्ध है। तो आप ये कि हम ये काम करने वाले, तो मैंने भी मेरे मैनिफेस्टो में बोला मैं काम करने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं बाध्य हूँ। आप मेरा आके कभी कॉलर पकड़ सकते, मैं ट्रांसपेरेंसी रखूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्यों देरी हो रही है, तो कितने टाइम में। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे और आपको बताएंगे क्यों देरी हो रही है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट सब मिलेंगे, ये भी ये सब बताएंगे। बहुत अच्छी बात है। दूसरे मुद्दे के ऊपर आप बताएंगे। दूसरा जो मुद्दा आपने लिया था, पहला पानी का मुद्दा आपने कहा, दूसरा ऐसा मुझे भाग दिया, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए तो मुझे लड़ाई करनी पड़ेगी। कैसे? कैसे मैं जाऊंगा, हर डिपार्टमेंट में जाऊंगा। मैं देखता हूँ कि ऐसा 10-15 साल की बिल्डिंग बनी, उनको ऑफिस नहीं देंगे, कम्युनिटी सेंटर नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, गार्डन नहीं है, तो सारी चीजों को ऐसा नहीं है कि प्लान में सब पास करा है, लेकिन लोगों को ये सुविधा मिलती नहीं है, जितना बताया उतना आइडिया मिलता नहीं है। उनके लिए मेंटेनेंस के लिए पैसे सिंगल बंद रखने के रखते नहीं। ये सब हम जानते हैं, आप क्या करेंगे? आपके इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, जाएंगे डिपार्टमेंट में लड़ेंगे, और जो बिल्डर से लड़ाई करने लड़ने के लिए लड़ेंगे, और जिसका हक है उसको हम दिला के रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। कितने समय में हो सकता है आपको लगता है? ये तुरंत होगा, ये हमने प्राधान्य दिया, ये 3 मुद्दे हमारे अग्रिम है, तो इसका तो पहले दिन से काम शुरू हो जाएगा। तो भी जब आपने कहा तुरंत हो जाएगा, तुरंत कितने महीने, 6 महीने, साल में? जैसे आपने बताया अभी तो बिल पास नहीं हुआ ना कि 15 दिन में जवाब देंगे, जितना जल्दी जवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मोर्चा लेंगे, धरना लेंगे, मगर सबको हम बताना चाहते हैं कि 4-6 महीने में ये सारा हक दिला के रहेंगे। 6 महीने में वो कर रहे हैं, आप 4 से बोल रहे हैं, हम 6 महीने लिख रहे हैं। 6 महीने में ये कह रहे हैं कि जो बिल्डर की समस्या वो कर पाएंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल कितना ही हम सोचे तो यहाँ पर बहुत सारी जगह पर सब प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या आपको सही में लगता है 6 महीने में हो पाएगा? सभी के सब काम नहीं हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। और देखिए हम जो सवाल पूछ रहे हैं हम जानते हैं, आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ, यहाँ पर माइक पकड़ के सवाल पूछना बहुत आसान होता है, वहाँ पर बैठ करके जवाब देना आसान नहीं होता है। तो इन्होंने इतने अच्छे जवाब दे, एक बार के लिए जोरदार ताली होता है। हम जानबूझ के आपके ठीक सवाल पूछ रहे हैं, हम जानना चाहते हैं। वही बात मैंने कहा था कि अग्रिमता है और पहले दिन से शुरुआत होता है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मुझे फंड मिलेगा और जो भी फंड मुझे उपलब्ध होगा और जो भी फंड ला सकता हूँ, सिर्फ नगर सेवक का फंड है, फंड है जो सेंटर का फंड है या कोई एनजीओ संस्थाओं का फंड है, तो फंड लाके स्वास्थ्य के लिए मुझे काम करना है। क्योंकि यहाँ जो पानी की लाइन है 100 साल से पुरानी लाइन है, जो कॉर्पोरेशन की लाइन है बहुत साल पुरानी है, उसमें काफी बैक्टीरिया जरूर आते हैं, तो हर बच्चे गरीब घरों में एक्वागार्ड होता है।
तो जो दूषित पानी पीते हैं और मालूम है कि जो कुएं के पानी के साथ ड्रेनेज का पानी भी मिक्स होकर आता है, तो इसके लिए स्वास्थ्य उधर होना जरूरी है। तो दवाखाने का जो अपने यहाँ इसके पास हॉस्पिटल है, जो भी पानी सुधारने के लिए प्रयास करेंगे, पानी का जो है ताकि या आप हॉस्पिटल की बात करें, दोनों पानी सुधारेंगे और पानी सुधारने के पहले साथ साथ में हमें मेडिकल पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो जो भी फंड आएगा उसमें से पहले स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे और उन केंद्र के द्वारा लोगों को की सुविधा उपलब्ध कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आरोप जी, बहुत अच्छा आपसे जाते हैं। जोरदार तालियां। सर्वात तीन मुख्य जो आपण बोलू शकतो प्रमुख मुद्दे कुठले कोणते? प्रथम तर या ठिकाणी मला बोलायला मी तुमच्या ग्रुपचा आभार मानतो धन्यवाद। आणि अशा मीटिंग्स असं सगळं होणं ही काळाची गरज आहे, त्यामुळे त्यांनी आभार मानतो। तुम्ही जे मला मुद्दा म्हणतात समस्या काय आहे, मी सगळ्यात पहिले हे सांगतो, माझ्या या वॉर्डमध्ये मनसेचा नगरसेवक नाही, बीजेपी सौदागर असे नगरसेवक घेऊन गेलेले आहेत। माझं एक विनंती आहे आपल्याला की आपण या ठिकाणी जे दुसरे लोक काय करतायत त्यांचं काय त्याबद्दल आपण बोलू नये, किंवा आपल्या पार्टीची जे आपण बोलतो प्रशंसा करा ते पण करू नये। तुम्ही काय करणार आहात आमच्यामध्ये, तुम्ही आमची आशा आहात, तुम्ही आमचे उमेदवार आहात, तर आपल्याबद्दल सांगा की तुमचं काय मत आहे आणि तुमच्यामध्ये प्रथम माझं काम असणार की जनता दरबार, जनता दरबार जनतेचे जे प्रश्न आहेत हे आपल्याला कळावे नाही, तर आपण उत्तर आपण काय द्यायचे फर्स्ट क्लास जमतो। तर जनता दरबार कशा प्रकारे घेतला जातो हे तुम्हाला थोडक्यात सांगतो। मी माझे जे पॅकेट्स आहेत आमचे ते पठाणवाडी आहे, एमएचपी कॉलेज, शिवदान आहे, कोंडोबळी आहे, शांतारामपाडा आहे, धनजीवाडी आहे, रवेजा आहे, पाचबाऊर आहे, अशा सर्व जे भाग आहेत त्या ठिकाणी 15 दिवसांनी एकदा तरी मला जाणं गरजेचं आहे आणि जनता दरबार माझी गरज आहे। म्हणजे आज हा समस्या करून सुधारायची असतील तर हा दरबार होईल, त्याच्यामध्ये प्रमुख समस्या काय आहे, आता समस्या काय आहे काय नाही हे सगळेच बोलणार। पाण्याचे प्रश्न आहेत, हे प्रश्न पाण्याचे मुख्य प्रश्न काय आहेत, पाणी कमी आहे का, पाईपलाईन फुटलेली आहे का, कुठे बिल्डरच्या याच्यामध्ये पाईपलाईन चॉकअप करून ठेवलेली आहे आणि मोठमोठ्या टॉवर्सला पाणी जात आहे, चाळीमध्ये पाणी येत नाही, हे सगळे प्रश्न त्या ठिकाणी गेल्यावर माहिती पडली। पण मी तुम्हाला आश्वासन देतो, मी तुम्हाला वार सगळं तुम्हाला मी सांगेन की ह्या दिवशी मी ह्या दरबारमध्ये असणार आणि मी खरोखर तुम्हाला सांगतो 15 दिवसांनी मी त्या ठिकाणी 100% मी पोहोचेल आणि मी माझ्या कामाला सुरुवात करेन। अतिशय छान उत्तर आहे, पण माझा एक प्रश्न आहे, आपल्याला असं वाटतं की खरोखर हे प्रॅक्टिकल आहे 15 दिवसात प्रत्येक वाड्यात जाणं किंवा वाड्याच्या प्रत्येक क्षेत्रात जाणं हे प्रॅक्टिकल असं वाटतं आपल्याला? सुंदर प्रश्न विचारला, कारण काय असं माहिती ना, आपण महत्व बघायला जर आपण 3 दिवसांनी लोकांच्या घरी जाऊ शकतो, आम्ही कमी वेळ दिला होता, मला वाटतं 4 तारखेला आपण लोकांच्या घरी जायला सुरुवात करतो, या 8 दिवसात जर मी तुला वॉर्ड करू शकतो तर 15 दिवसांनी वॉर्डच्या एका पॉकेटमध्ये जाऊ शकतो, त्यामुळे मला हे शक्य आहे। ठीक आहे, पण जे आमचं मेन मुद्दा आहे ते तिथेच राहिले, या वार्डातली हे तर तुम्ही बोललात की आपण जनता दरबार घेऊन ते सगळं करू, ते खूप छान आहे आणि खूप अतिशय छान ते आपलं मत आहे, पण या वार्डातले 3 मुख्य मुद्दे काय तुमच्यामध्ये हे सांगा आणि थोडक्यात सांगा। थोडक्यात सांगतो, या वार्डाचा सगळ्यात मोठा मुद्दा म्हणजे जे बेलर्सवादी आहे ते दुसरा मुद्दा आहे ते पाण्याची समस्या, तिसरा मुद्दा आहे की या ठिकाणी एकत्रितपणा, जसे 4 ठिकाणची 4 लोक एकत्र बसतात आणि परत एकदा बाजूला जाऊन उभी राहतात दुसरीकडे, मला सगळ्यांना एकत्र करायचं आहे, हा माझा सगळ्यात मोठा मुद्दा आहे। ते मुद्दा आहे आपल्याला वाटतं की हा खूप मोठा मुद्दा आहे, कारण सर्व लोकांनी एकत्र यावं आणि वॉर्डचा विकास करावा ही माझी सर्वात माझी तरी इच्छा असावी। ठीक आहे, जे 2 मुद्दे तुम्ही बोलत, म्हणजे जे 2 मुद्दे तुम्ही अगोदर बोलत ते सोडवण्यासाठी तुमचं प्लॅन ऑफ ऍक्शन काय असेल? मी तुम्हाला मागाशी बोलण्याप्रमाणे सांगतो की प्लॅन ऑफ ऍक्शन हे कधी असतं, आता राजसाहेबांनी जे आम्हाला पुस्तक दिलं होतं आणि आम्ही त्याच्यावर अभ्यास केला, त्याच्यामध्ये मला 84 मार्क मला मिळाले होते 100 पैकी। अभ्यास हा जरूर आहे, मी फक्त बोलणार की मी हे करून बीएमसी मध्ये जाईल, हे डिपार्टमेंट कुठलं आहे, त्या डिपार्टमेंट काय आहे, बरं मी लवकर असलो, आज माझ्या हातामध्ये पुस्तक आहे, कुठलंही वकील कोण झाला डॉक्टर झाला तो पहिलं पुस्तक वाचूनच
वस्तू काहीतरी कामं करतो आणि मी अभ्यास करूनच असल्या गोष्टीला मी प्राधान्य देणारा व्यवस्थित सांगू शकतो. फर्स्ट क्लास अभ्यास करून त्याच्यानंतर तुम्ही उत्तर देऊ शकता असं आपलं म्हणणं आहे. हे दोन्ही मुद्द्यांवर हेच असेल. दोन्ही मुद्दा तेच आहे. म्हणजे सर्व लोकांचं काम बोलत असेल जनता करणार जनतेचा प्रश्नच काय तुम्हाला कळत असेल तर मी त्याला उत्तर काय देऊ. पण आपल्याला अतिशय छान बोलला तुम्ही. पण आपल्याला असं वाटत नाही की ज्या ठिकाणी तुम्ही आहात सध्या लोकांची तुमच्यावर खूप अपेक्षा आहे. 84 मार्क तुम्हाला भेटले खूप अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. पण ज्या ठिकाणी तुम्ही आहात त्या क्षेत्रातली मुख्य मुद्दे हे तर तुम्हाला कळलेच पाहिजे. खूप सुंदर प्रश्न करत हे मुद्दे मी तुम्हाला सांगितलं त्याच्यावर तू एकच करायचं की मला फक्त तुम्ही संधी द्या. मला एक संधी दिल्यानंतरच मी काहीतरी करू शकेल. आमच्या राजसाहेबांचा पण तेच प्रश्न शब्द आहे. तुम्ही आम्हाला नगरपालिकेने घेऊनच नाही दिला तर मी बाहेर राहून काही करू शकत नाही. मी फक्त बीएमसीला लेटर देऊ शकतो की बाबा या ठिकाणी ही समस्या आहे आणि बीएमसी मध्ये जो नगरसेवक असेल आणि माझं जर लेटर गेला आणि तो जर नगरसेवक त्यांनी दाखवून ठेवला असेल तर मी तुमच्या बरोबर सांगतो माझ्या बंधू मी तुम्हाला मला एकदा संधी द्या. मी तुमच्या भरपूर करतो एक संधी मला द्या. जी एक अजून एक विनंती करू इच्छितो आपणास की आपण आपल्याबद्दल हे अगोदरच म्हटलं होतं तुम्ही जर औषधाला म्हणून आपल्याला माहीत असेल आपण आपल्याबद्दल किंवा आपल्या पार्टीबद्दल किंवा आपल्या हायकमांडबद्दल कुठली गोष्ट बोलू नये. तुम्ही आपल्याबद्दल बोला कारण की आम्हाला हे बघायचं की आमची जी प्रतिनिधी आहे ते कशी आहे त्यांचे काय विचार आहे ते आम्हाला जाणवतं. तरी पण अतिशय छान उत्तर दिलं त्याबद्दल कर्तव्य आहे. जितेंद्र पराडकर साहेब जितू पराडकर इज अपक्ष फ्रॉम 40 वॉर्ड 40 आणि जितूजी हम ऐसा करेंगे जरा आप बताओ. और मैं ये कहना चाहूंगा ये गोरेगांव का सौभाग्य कि इतने अच्छे तरीके से जवाब देने वाले यहाँ पर मिले तो सबके लिए जोड़ा था. हमारे घाटकोपर में जब हमने किया था वहां पर 2 प्रतिनिधि बीच में से छोड़ के भाग गए हमारे पहले प्रश्न के बाद में. तो ये सवाल पूछना आसान है मैंने जैसे कहा था जवाब देना आसान नहीं है. और आप लोग से भी निवेदन करता हूँ कि जब ये जवाब दे रहे हैं और आपको अच्छा लगे तो प्लीज ताली बजा करके उनका स्वागत करें उनका मनोबल बढ़ाएं. दूसरी चीज हम हमेशा कुछ भी गड़बड़ होता है हम बहुत आराम से बोल देते हैं ना ये हमारे नेता लोग काम नहीं करते ये नेता ने ऐसा नहीं किया. पर क्या हम खुद सोचते हैं कि कितनी सारी ऐसी चीजें जो हम खुद नहीं करते. भ्रष्टाचार के लिए सिर्फ नेता ही जिम्मेदार नहीं है हम भी जिम्मेदार हैं. वो क्यों जिम्मेदार है मैं आपको बताना चाहता हूँ. जब तक देना बंद नहीं करेंगे लेना बंद नहीं होगा. लेना वहां से बंद करना होगा देना यहाँ से बंद करना होगा तब जाके भ्रष्टाचार खत्म होगा. मानते हैं ना अपन इस बात को बराबर. दूसरी चीज ये कहना चाहेंगे हम लोग यहाँ पर कि इस जनमंच का आयोजन करना ही इसका उद्देश्य ये है. हम हर बार ये कहते हैं कि अगर क्या आपने वोट किया जवाब बहुत कॉमन होता है नहीं क्यों नहीं. वो सवाल इसके पीछे हम लोग अपना मुंह छुपाते हैं ये गलत बात है. आज आपके पास समय जितना सवाल पूछना चाहिए पूछिए. जो बैठेंगे जो जाएंगे देखते हैं आपके सवालों का जवाब देने का कौन आखिर तक बैठता है. जितना सवाल पूछिए लेकिन वोटिंग के दिन आप में से तो लाइक क्वेश्चन है वो हम लोग पूछेंगे हम अपना राउंड खत्म कर सकते हैं. जो बाद में आए उनसे बात कर सकते हैं. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो जैसे अभी थोड़ी देर पहले भैरव जी ने कहा कि कुछ भी चीज करने से पहले जैसे प्रोजेक्ट आते हैं बहुत बार ऐसे होता है कि सरकार केंद्र सरकार वहां से प्रोजेक्ट देती है लोगों को मालूम तक नहीं रहता है कि कौन से प्रोजेक्ट आए हैं. जब मालूम नहीं रहेगा तो उनका भला कैसे होगा. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ब्यूरोक्रेट्स खास करके वो उस प्रोजेक्ट्स का गलत इस्तेमाल करते हैं और ब्लेम आता है हर बार नेताओं को. तो आप यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं मैं आपसे जानना चाहता हूँ अगर ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट्स आएंगे तो क्या उस प्रोजेक्ट के बारे में आप अपने लोगों को जानकारी देंगे. ये हमारा सवाल रहेगा. लेकिन उसके लिए अभी हमारे नीलेश जी ने बहुत अच्छी बात की कि 15 दिन में अगर चाहें अगर 3 दिन में इतना कर सकते दौरा तो 15 दिन में एक क्षेत्र में क्यों नहीं जा सकते करके उन्होंने बताया. मुझे लगता है ये उनके लिए नहीं हम सबके लिए एप्लीकेबल होती है और हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए ऐसा मुझे लगता है. तो 15 दिन की बात नहीं करेंगे मैं बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक बात करना चाहता हूँ. क्या जैसे जनमंच हमने रखा है क्या आप में से जो भी जीतेगा 6 महीने में एक बार ऐसी जनमंच आप लोग बुलाएंगे जीतने के बाद में. आप वो भी करेंगे आप भी करेंगे तुम भी बन आप भी. महीने में नहीं है
मैं 6 महीने में एक बार आप बुलाइए, और बुलाने के बाद में आप लोगों के जो प्रश्न हैं, जैसे इन्होंने कहा कि उनका जब तक आप दरबार नहीं बिठाएंगे, उनके पास जाएंगे, आपको मालूम कैसे पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीजें आपके पास आने तक कंटामिनेट हो जाती है, बहुत सारी गलत चीजें पहुंचती है, तो जब आप लोगों के बीच में बैठेंगे तब वो बता पाएंगे। तो आप सबने कहा है कि 6 महीने में एक बार, क्या ये आप लोग लिख रहे हैं वहां पे? 6 महीने में आप एक बार यहाँ पर मिलेंगे, कहीं पर भी मिले, वो आपके ऊपर है। या ये इन्होंने अग्री किया कि सब मिलना चाहिए आपसे 6 महीने में एक बार। दूसरी चीज, जो प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसके बारे में मैंने अभी बात कही, वो प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, तो आप क्या सब लोग इसके बारे में लोगों को बताएंगे क्या प्रोजेक्ट आता है? वो 6 महीने में एक बार, मैं ये नहीं कहता हूँ हर महीने में आइए, पॉसिबल नहीं है आपके लिए, बहुत प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ। 6 महीने में एक बार आप बोल सकते हो कि ये प्रोजेक्ट आपके भले के लिए आए हैं, और इसमें से आप इसी प्रोजेक्ट का ये तबके के लोग, ये स्टार्टअप के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। और आपके यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें से कुछ होते हैं जिसको इमीडिएटली सॉल्व करना है, कुछ प्रॉब्लम थोड़ी देर रुक भी सकते हैं, तो जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिकता देने, जिसको हम लोग प्राथमिकता देते हैं या जिसको प्रायोरिटाइज करते हैं, क्या वो तय करते टाइम पर कि पहले क्या काम करना है। क्या आप लोगों से पूछोगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है? क्या लोगों के बीच में आके उनसे जवाब लोगे, क्या उनकी राय लोगे? इसके बारे में आप जानते, क्या आप लेंगे राय? इनके पास उत्तर नहीं, आप लेंगे? राय लेकर के करेंगे, ये ज्ञानमूर्ति जी कहते हैं, सुभाष जी भी यही कहते हैं, दयानंद जी भी कहते हैं, अनिल जी भी कह रहे हैं, और दिलीप जी का भी ये मानना है, और मेरे ख्याल से जीतू जी भी यही कहने वाले हैं कि सबका राय लेके करेंगे। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहता हूँ, आप तो सोच में क्यों पड़ रहे हैं? नहीं ठीक है, लेकिन आप राय लेंगे क्या नहीं लोगों से करने से पहले? ये बहुत ही सवाल, ये देखिए एक चीज हम कहना चाहते हैं, आप लोग हमारे प्रतिनिधि हैं, आप यहाँ के प्रतिनिधि, आप वहां पर जाएंगे तो यहाँ के लोग जो सोचे वो आपका जवाब होगा, ये बहुत हद तक बहुत चीजें तय करेगा। मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ, अब मैं दूसरे क्रम से सवाल पूछता हूँ। मैं सबसे पहले आता हूँ नीलेश जी के पास में, तुम्हें मराठीमध्ये पण बोलू शकता, तुमच्या वराच्या पहले पूछूंगा, अपक्ष वालों से नहीं, कि अगर ऐसी कोई बात आए, ये सुनिएगा, अगर ऐसा कोई वक्त आए, ऐसी कोई बात आए जहां पर आपके एरिया की जनता जो आपको चुन रही है, उनका जो मत है वो अलग है, आपके पक्ष का और आपके पक्ष प्रमुख का मत अलग है, तो आप किसका मत सुनोगे? मी या प्रधानासमोर मी या व्यक्तीची चांगली कामं करेन, हा पहिला माझा विषय आमचा मुख्य आहे। आणि पक्षाचे विचार आणि यांचे विचार जुळत नसतील तो विचार एकत्रित कसे येतील हा विचार मी पहिला करणार। बहुत अच्छा जवाब दिया, हमने एकत्र करने की बात की है, लेकिन बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर है। फिर भी आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं दिलीप जी? आप जरा प्लीज माइक पास कर, तो आपके हिसाब से आप क्या करेंगे? जनता को याद रखेंगे, जनता से पूछेंगे, याद रखिए मुलायम जी सुनने होंगे, रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप बोलते हैं कि आप जनता की बात सुनेंगे, जनता की बात सुननी पड़ेगा, वो चिंता दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इनको दीजिए जरा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरा मत ये है कि जनता के जो सवाल है और उनके जो प्रश्न है उसमें पार्टी को प्राथमिकता देनी पड़ती है, और मैं उनकी बातों को लेके वहाँ जा रहा हूँ, तो उनकी बातें क्या है मैं उनके दिमाग में उतारूंगा। अच्छा, यानी आप लोगों की बात को अपने पार्टी के दिमाग में उतारेंगे, और उनकी बात को उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता सर्वोपरि है, उन्होंने मुझे चुन के बहुत अच्छा जवाब दिया, जनता सर्वोपरि है, बात को लेके जाएंगे, और मुझे यकीन है कि मैं उन्हें मनवा के रहूंगा, और आपको यकीन है कि मनवा के रहेंगे। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। सुभाष जी, आपके पास जाना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि आप क्या करेंगे इस ऐसे सिचुएशन? सर, जनता जनार्दन हमको चुन के भेजती है, मेरा वचन। लेकिन इसमें अगर ऐसा हुआ कि जनता के इस बंदे में अगर आपको पार्टी से निष्कासित किया जाए तो आप क्या करेंगे? तो मैं निष्कासित हो जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सुभाष जी। ज्ञानमूर्ति जी, आपके क्या विचार है इस प्रश्न पर? हमारी पार्टी का मोटो है पहले देश फिर पार्टी फिर सेवा, इसीलिए मैं पहले जनता की सुनूंगा, फिर पार्टी की, फिर अपना विचार करूंगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा जवाब दिया आप सब लोगों ने, सबके विचार सराहनीय है, और ये सवाल का जितने अच्छे आपने जवाब दिया हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपक्ष में इसलिए मैं आपसे सवाल नहीं पूछेगा, आपको लागू नहीं होता है, आपको जनता की सुनेंगे ऐसा लगता है। लेकिन एक सवाल है जो अपक्ष वालों के लिए मेरे पास है, सब अपक्ष वालों से पूछूंगा। सबसे पहले मैं जीतू जी से पूछूंगा, खड़े होते हैं, बोलते हैं मुझे अपने पार्टी से निकाल दिया, मैं काम करता हूँ। अक्सर क्या होता है कि जो बहुत अच्छे कैंडिडेट होते हैं, जिनके अंदर साहस होता है कि अकेले खड़े होकर के लड़े, वो लोग खड़े होते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस देखकर, उनका काम देखकर, अक्सर काम देखकर, अगर काम किया हो तो लोग उनको जिता भी देते हैं।
लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर इंडिपेंडेंट जीतता है और उसको किसी भी पार्टी से ऑफर मिलती है और पार्टी ज्वाइन करने के लिए, अगर ये सिचुएशन आपके साथ में हुआ तो आप क्या करोगे? सर्वप्रथम मैं तो शिवधाम का रहवासी हूँ, तो आप सबका पहले स्वागत करना मेरा कर्तव्य है कि मैं शिवधाम का रहवासी हूँ। तो आप सभी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मंच जो है, इसका मैं आपको तहे दिल से स्वागत दूसरा मैं मराठी में बात करना सर्वप्रथम म्हणजे मी जनतेचा सेवक आहे, कळलं ना? त्यामुळे जनतेचे प्रश्न मांडणं, आज मी जो उभा आहे मी अपक्ष म्हणून निवडून येणार नाही, जनतेच्या जीवावर निवडून येणार. त्यामुळे काय माहिती मला पार्टीशी कुठे बांधिलकी असणारच नाही पहिलं म्हणजे. आणि मला जर कॉन्फिडन्स असेल की जनता मला निवडून देते तर मला काय पडलं हो पार्टीचं, पार्टीसाठी. आणि मला जर कॉन्फिडन्स आहे मी कामं करून देऊ शकतो. हे बघा आज कायदे तू सगळ्यांना आहे, राईट टू इन्फॉर्मेशन आहे, एवढा चांगला आहे. आरामात तुम्ही साधा माणूस पण काम ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही कुठल्याही प्रलोभनात प्रलोभनाला मी बळी पडणार नाही. आणि जे तुमचं इंडिपेंडेंट आता हे स्टेटस आहे तुम्ही त्याच्यामध्ये तुम्ही काम कराल. नक्कीच नक्कीच नक्कीच. माझी अनेक वेळा मी त्यांच्याजवळ मागणी केली की मला उमेदवारी मिळावी म्हणून, पण आता मी अपक्ष म्हणून उभा राहिलेलो आहे. अपक्ष म्हणून उभा राहिलेला हे जनता जनार्दनाच्या ताकदीवर आणि त्यांच्या विश्वासावर उभा राहिला. उद्या जर मला या लोकांनी निवडून दिलं तर मी स्वतंत्र म्हणजे अपक्ष म्हणूनच राहणार आणि त्यांचं काम, त्यांची सेवा मी सतत करणार. सेवा करेंगे, बहुत अच्छी बात है. और हम ये सब इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं. इसका अगर आपको फुटेज चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे लॉग आउट कर सकते हो www.indiaagainstcorruption.org. वहाँ पर आपको उसका फुटेज मिल जाएगा. अगर उसमें से कोई अगर उनकी बात भूल जाए तो जान करके कि हमारे देश का भविष्य अच्छे हाथों में, ऐसा लग रहा है मुझे. क्योंकि जब कपिल सिब्बल की बातें सुनते हैं, दिग्विजय सिंह की बातें सुनते हैं तो दुख होता है कि कैसे कैसे लोग हैं करके. पर जो लोकल लेवल कार्यकर्ता है ये बहुत अच्छा लग रहा है कि वो उनकी जो सोच है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और वो लोगों को बहुत तवज्जो देते हैं. अभी सच्चाई क्या है वो तो चुनाव के बाद में पता चलेगा. मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहूंगा, जो आपने देखा पिछले 1 साल से, और ये सवाल सबसे, पिछले 1 साल से जो अन्ना हजारे ये मूवमेंट के लिए लड़ रहे, जन लोकपाल के लिए लड़ रहे, तो मैं सिर्फ बड़ी लंबी स्पीच में इतना ही बोलिए, क्या आप जन लोकपाल बिल को समर्थन करते हैं? या तो हाँ है या तो ना है. वो अगर मगर किंतु परंतु वो मत रखिएगा. तो ये आप मुझे बताइए कि आप जन लोकपाल बिल जानते हैं क्या है, क्या आप चाहते हैं, समर्थन करते हैं नहीं करते, ये जानना चाहूंगा. सबसे पहले आपने हाथ उठाया कि आपके पास आए जन लोकपाल की कुछ उसमें सुधार हो तो बोल सकते हैं ना. बिल्कुल बोल सकते हैं. हाँ, तो मैं जन लोकपाल को पूरी तरह से समर्थन नहीं दूंगा, लोकपाल को पूरा समर्थन है. ऐसे कोई मुद्दे हैं जो आपको लगता है जो उसपे है उसमें नहीं है? बहुत सारे मुद्दे लगता है टाइम का है तो उसके बारे में बात है. तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप जन लोकपाल बिल को समर्थन नहीं करते पर आप लोकपाल को करते हैं. हमारे सवाल है जन लोकपाल बिल को कौन समर्थन करते हैं? तो आपके पास से मैं शुरू करता हूँ. माइक में बोलिए, सुनना चाहते हैं. जन लोकपाल को मेरा पूरा समर्थन है. ध्यान रखिए, जन लोकपाल को समर्थन करना चाहते हैं. सुभाष जी के पास जाएंगे. सुभाष जी आपका क्या मत है? सर मेरा भी मत जन लोकपाल को समर्थन देने का. यहाँ तक कि जब अन्ना हजारे जी ने जो आंदोलन किया था उसमें हम लोग भी गए थे. अन्ना हजारे के आंदोलन में अपने बॉम्बे गए थे, जो मैदान में, आजाद मैदान में आपने रखा था. एक दिन के लिए हम लोग पूरे दिन वहीं पे. बहुत अच्छी बात है. एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, आप समर्थन करते हैं, बहुत अच्छी बात है और हमें आपसे यही उम्मीद भी है. और क्योंकि जिसने भी जन लोकपाल पूरा पढ़ा है उसमें ऐसा कोई वाले रीजन नहीं, उसमें हर चीज के डिबेट करने तैयार हूँ कि उसमें जिसमें बोल सकते वैलिड नहीं है करके. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जानते हैं ऑलरेडी कि जो कांग्रेस है वो उसको पास नहीं करवा रही है, ताल मटोल कर रही है. आप उसके सहयोगी पार्टी से, एनसीपी से हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस को जन लोकपाल बिल पास करना चाहिए? सर वो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो शॉर्टकट में अपन डिस्कस नहीं कर पाएंगे हम लोग. तो या तो आप इसके लिए अलग से 1-1.5 घंटे का टाइम दीजिए, तभी हम लोग उस बारे में चर्चा कर पाएंगे. आप ये कह रहे हैं कि आप पर्सनली उसको समर्थन करते हैं? पर्सनली मेरी पर्सनल व्यू है कि मुझे समर्थन करना चाहिए और मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ. बहुत अच्छी बात है, बहुत जगह होती है. आपने आगे बात कीजिए और इस बात पर हम बैठेंगे, फिर कभी डिस्कस करेंगे. आपसे जानना चाहूँगा दिलीप जी, आपको क्या लगता है, आप जन लोकपाल को समर्थन करते हैं? पूरी तरह से? बहुत अच्छी बात है. जरा नीलेश जी को दीजिए. आज अपने प्राइम मिनिस्टर पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी है, आज वो भारत के पंतप्रधान है, लेकिन आज उनका नाम कोई धर्म
में नाम ही नहीं मालूम कि पंडित राम जी वो है, लेकिन आज अल्लाह से हजरे का जो नाम घर घर में गया है उसके लिए 100% मैं उनके साथ में बहुत अच्छी बात है। जब लोग समर्थन करते हैं 100%। बहुत अच्छी बात है। जरा जीतू जी के पास जाइए। एक तो हमारा जो देश है ये लोकशाही प्रधान देश है, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, तो जनता का तो सुनना ही चाहिए भाई। बिना जनता के आप लोकपाल कैसे बना सकते हैं? ये जन लोकपाल तो बनना ही चाहिए, जनता की आवाज है, होना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात। तो सब लोग ने ये कहा है कि वो उसका समर्थन करते हैं। नहीं, अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि काफी सारे लोग बहुत साइड से हैं, तो हम आपके पास में आएंगे बाद में। समय की मर्यादा करना बहुत जरूरी है। तीन सवाल हुए हैं और बहुत ही छोटे हैं। आप जाना चाहो जा सकते हैं, हम रोकेंगे नहीं आपको। ये जवाब सवाल जनता के, आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। अगर आपको लगता है लोगों के सवाल से बढ़कर कोई काम है तो आप जा सकते हैं। आपने 8 से 9 का टाइम दिया, 9 के बाद आप हमने 8 से 9 का टाइम। आप जाने, आप इस स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं। आप बताइए कि आपने 9 का टाइम दिया था। नहीं, झूठ मत, गलत मत, 2 मिनट में नहीं होगा। 4 सवाल है, यस और नो क्वेश्चन है। जैसे हमने पूछा हाँ या ना, वो हम कर सकते तो अच्छा नहीं। तो आप मुझे बताइए कि आपकी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑफिस है क्या नहीं? आपको तो ऑफिस भी होगी, तो अगर आपकी है तो कहाँ पर है और वो जानना चाहता हूँ। मेरे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में धंजेवाड़ी में ऑफिस है। कहाँ पर है? धंजेवाड़ी शिवकुमार बिल्डिंग। धंजेवाड़ी शिवकुमार बिल्डिंग में आपकी ऑफिस ऑलरेडी है? मैंने रेंट पे लेके रखी है। अच्छा, रेंट पे आपने लेके रखी है, वेरी नाइस। इनको दीजिए। आपकी पार्टी की ऑफिस है? आपकी पार्टी की ऑफिस है आपने कहा? मेरी लोगों से संपर्क करने के लिए 2 ऑफिसेस मैंने रखी हुई है। हाईवे के ईस्ट में, हाईवे के वेस्ट में। हाईवे के ईस्ट में पठानवाड़ी में, हाईवे के वेस्ट में धंजेवाड़ी में। अच्छा, इसमें इसी सवाल में और ये है कि आप लोगों का फीडबैक लेने के लिए क्या आपको कोई मैकेनिज्म बना है जिससे लोगों के फीडबैक है? मेरे ऑफिस में ऑलरेडी 7 लोग एम्प्लॉयड हैं इसी काम के लिए, लोगों के फीडबैक लेने के लिए। तो अगर किसी को आपको कोई सवाल पूछना है, कोई फीडबैक देना है, कुछ देना, क्या करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे? आप कभी भी मेरी ऑफिस में आके देख सकते हैं। 3 कंप्यूटर है, उतने एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, सबका फीडबैक, सबका जानकारी लेकर के काम करना, उसके लिए हर चीज का सेटअप बनाया हुआ है कि कैसे काम करना है। बहुत अच्छा मैंने सवाल का जवाब दिया। और मुझे और एक चीज लगता है कि हम टेक्नोलॉजी के जमाने में, ये मैं आपको एक सजेशन की तरह दे रहा हूँ, हम आप वेबसाइट बना सकते हैं, आप अपना SMS को चालू कर सकते हैं जहाँ पर कर सके, या आगे के लिए कर सकते हैं, सबके लिए ये बात है। मैं वेबसाइट और फेसबुक के बारे में इतना कहना चाहूंगा, उसे जनता सिर्फ 5 या 10% लोग ही वापरते हैं। आम जनता अभी तक वहां तक पहुंची नहीं है। गरीब जनता के घर में कंप्यूटर नहीं होते हैं, इंटरनेट के एक्सेस नहीं होते हैं, इसलिए ये सब जानकारियां हम हाई लेवल के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आम जानकारियां हम लोगों तक घर घर अपने से खुद से मिलकर पहुंचाते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। शिवाजी से आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ, आपके पास कोई ऐसा सुविधा है, साधन है जहाँ पर लोग आपसे मिलकर के आपकी बात रख सके? सर, मैं ऑलरेडी मेरी जैसे धंजेवाड़ी में मैंने ऑफिस बताया, तो मैंने 3 महीने पहले भी, उससे पहले 3 साल से मेरी पोता रोड फीडबैक कैसे नहीं हुआ? फीडबैक ऑलरेडी मैंने चालू, पब्लिक जो मुझे जानती है वो मेरे ऑफिस में आती है, यदि उनको कुछ काम होता है तो मुझे यहाँ पे बुला लेते और उनके फीडबैक के हिसाब से हम उनका काम भी कर रहे हैं। तो इस आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि हमारे ज्ञानमूर्ति जी ने कहा, उनके पास आकर के हम अपने शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उनके ऊपर पर्सनली ध्यान देंगे, क्या मैं कह रहा हूँ? मेरे आदमी के पास पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है, मुझे फोन पे आप बुला के संपर्क करवा सकते कि भाई मुझे ये तकलीफ है, और ऑलरेडी मेरा ये काम मुझे 3-4 महीनों से चल रहा है, 3-4 सालों से चल रहा है। सर, कितने फोन आ जाएंगे, आप हैंडल कर पाएंगे? सर, मेरा फोन कभी भी लगा सकते, रात को 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे। मैं आपका फोन नंबर देना चाहूँगा। यस सर, 9867231557 मैंने सभी वेरी गुड। धैरव जी जानना चाहता हूँ, धैरव जी आपने सवाल सुन लिया जी? जवाब जी, मेरी ऑफिस है, गत 25 वर्षों से है, मेरा खुद का ट्रस्ट है। कहाँ पर? 32 नंबर वार्ड में है। 32 नंबर वार्ड में कहाँ पे? जी, मलाड ईस्ट में, स्टेशन के बाजू में। बहुत अच्छी बात है। अगर लोगों को आपसे संपर्क करना है तो धैरव जी कैसे आएंगे आपके पास? 25 साल से मेरा वही ऑफिस है, मैं लायंस क्लब से भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हूँ। हमारे ट्रस्ट में दिनवाला कॉलेज चल रहा है कानपुर वेस्ट में, 2 म्यूनिसिपल स्कूल मैंने अडॉप्ट किए हुए हैं, तो वहाँ पूरा स्टाफ है और मैं NGO में मेरी खुद की संस्था है, उससे मेरे सेवा का कार्य 25 वर्षों से चालू है सर। और आपको कितने फीडबैक आते हैं ऑन एन एवरेज?
बहुत सारी जरूरत आती है कि मैं इस्लाम का अध्यक्ष बन जाएगा मेरी पार्टी का, और उसके पहले मैं कांग्रेस पार्टी में था, जो मैं उपाध्यक्ष था इस्लाम का बन देता। तो मैं काफी दिनों से राजनीति में भी हूँ और मेरा खुद का ट्रस्ट है, तो मैं समाज सेवा से 25 वर्षों से जुड़ा हूँ, इसे लोगों के संपर्क में हूँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरे बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अनिल जी आपके पास आएंगे, आपके संपर्क कार्य कहाँ है? जनसंपर्क कन्नापाड़ा में। कन्नापाड़ा में, और मैं राजनीति में नया हूँ, इसके लिए लिया है अभी फिलहाल। देखिए, राजनीति में कोई नया हो पुराना उससे कोई मतलब नहीं, मतलब ये कि आपके अंदर लोगों के लिए सेवा करने के भाव कितना है और उसके लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, वो महत्वपूर्ण है, और वो देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। तो आप ये बताइए कि कितना ज्यादा करना हुआ है, कोई मतलब नहीं पड़ता कि आपका क्या अनुभव है। अन्ना जी को भी कुछ अनुभव नहीं है, लेकिन आप पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। मैं खड़ा हूँ, मैं MBA हूँ बाय प्रोफेशन, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर था, जॉब छोड़ करके मैं यहाँ पर ये सब कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज जितना मुझे जॉब की जरूरत नहीं है, मेरे देश को उतनी मेरी जरूरत है। तो यही सब चीज कल में बताइए, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको सचमुच लगता है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, तो आप भी इस आंदोलन में जुड़िए। और हम हमेशा कुछ भी काम के लिए इनको दोष करते हैं, लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए कि अगर ये कहीं पर जा रहे, कोई मुद्दा उठा रहे, तो हमें भी आपके साथ में खड़े रहने चाहिए। बहुत कम बार होता है, आप लोग सब मानेंगे, पब्लिक आपके साथ में खड़ी नहीं रहती, आप लोग मुद्दे उठाते हैं। आप मुझे बताइए, तो आपका संपर्क कार्यालय अभी नहीं, आप ये कहना चाहते हैं? कहाँ पर कहा आपने, फिर से बोलिए? कन्नापाड़ा में। ओके, और वहाँ पर कोई आपने ऐसा मैकेनिज्म बनाया, कोई ऐसा तंत्र बनाया जिससे लोगों का फीडबैक आप ले सको? कोई बात नहीं, आप इसके ऊपर काम कीजिएगा, आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सच्चे जवाब बहुत अच्छे लगते हैं, और सच्चाई से जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा हमें। नीरज जी आप बताइए, आपलं काय मत आहे याच्यामध्ये? माझ्या याच्यावरती एकच मत आहे की फीडबॅकचे तुम्ही लोकांपर्यंत कसं पोहोचणार, तर पहिली गोष्ट म्हणजे माझे 16 उपशाखाध्यक्ष आणि 150 गटाध्यक्ष, त्या लोकांनी माझे स्वतःचे, त्यामुळे तेच माझी फळी आहे. आणि एवढं असलं तर मला आता एवढी माणसं खुपीशी झाली की त्यावेळी मला स्वतः मला ते भेटण्यापेक्षा माझ्याकडे यायच्या अगोदरच ते काम तिकडे होऊन जाईल, कारण मी तेवढं त्यांच्यावरती ठेवलेलं आहे की ही कामं झाली पाहिजे. पण त्याच्यावर काय कंट्रोल आहे तुम्हाला? कंट्रोल म्हणजे कंट्रोल आहे, म्हणूनच आज माझ्या पक्षातला कुठलाही उपशाखाध्यक्षांनी गटाध्यक्षांनी एक म्हणजे अपक्ष पद भरलेलं नाही. आणि आपलं कार्यालय कुठे असेल? जनसंपर्क. माझं कार्यालय शंकरपणामध्ये होतं, पण आता जे माझे मध्यवर्ती कार्यालय आहे ते कायमस्वरूपी माझं ते कार्यालय आहे. फर्स्ट क्लास. अतिशय चांगलं. थोड्या टाळ्याने वाजवायचं हे करा, बरोबर लागणार. जितू जी, ताली क्यों कम हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो आपको लगता है कि आप जरा बात करें तो अच्छा रहेगा, इस पर थोड़ा ताली बजाएंगे तो गर्मी भी लग जाएगी, गर्म हो जाएंगे आप। जीतू जी 9892792240 आपका भी नंबर मैं लेके जाऊंगा, और फिर मैं खुद ट्राई करूंगा, और आप लोग को फीडबैक मैं दूंगा अगले एक हफ्ते बाद में, चुनाव जीतने के बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर कीजिए। हेलो, मेरे जो सभी जो गुरुजन आए हुए हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ, और मैं लेट आया इसके लिए मैं क्षमा करता हूँ। मुझे मैं यहाँ पे आने के लिए निकला ही था, लेकिन कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। आपको क्या कहना है? मैं इस फील्ड में तो मुझे याद ही नहीं है कि मैं कब से, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही लोगों के लिए ही हुआ। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक सवाल पूछा, आपको कोई संपर्क कार्यालय है? जी हाँ, मेरा घर ही मेरा संपर्क कार्यालय है, लोगों के लिए मैं हमेशा खोल के रखता हूँ 24 घंटे के लिए। वो कभी भी आ सकते हैं और कभी भी संपर्क करते हैं, और मैं हमेशा काम करता हूँ। आए दिन में अभी मैंने परसों ही मैं गली से गुजर रहा था, तो एक अंकल बोले बेटा मेरा गटर भरा हुआ है, तो मैं तुरंत उनका गटर का काम तुरंत करवा के दिया। मैं ये नहीं सोचा कि इलेक्शन है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बाकी सवाल आपसे बाद में करेंगे। मैं ये अभी बताना चाहूंगा, कुछ लोग हमारे यहाँ पर काफी देर से रुके, मैं उनका समय और ज़्यादा नहीं होगा। मैं सिर्फ 2 सवाल हमारे पास और है, दोनों यस और नो क्वेश्चन, और जो जल्दी हम करेंगे अच्छा रहेगा। सबसे निवेदन है, जो बाद में आए हैं हम चाहे तो उनसे थोड़ा 2-3 सवाल हम पूछ सकते हैं। आपका आपको पूछा मैंने प्रश्न में पूछा, आपका जनसंपर्क कार्यालय है? मेरा तो जनसंपर्क कार्यालय शिवसेना शाखा थी, अभी वो नहीं है। अभी क्या है? अभी तो सोचूंगा, करूंगा, संपर्क कार्यालय बनाऊंगा। पर आपको लगता है जनसंपर्क कार्यालय होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। अच्छा, मैं वापस शुरुआत करूंगा, हमारे जीतू से शुरू करता हूँ मैं। जीतू जी, आपको क्या लगता है, क्या म्युनिसिपैलिटी में या बीएमसी में करप्शन है, और अगर है किसके वजह से है? तीसरा चरण प्रश्न का, आप उसको खत्म करने के लिए क्या
करप्शन है, बहुत ज्यादा करप्शन है। और किसकी वजह से है, क्यों है? करने वाले हमारे ही लोग हैं, ऐसे कोई बाहर से कोई आया हुआ नहीं है। हमारे यानी जनता पॉलिटिशियन यहाँ के ही लोग हैं, लोग ही है जो जनता है, वही काम करते हैं, जो वोटर्स है वही लोग हैं। हमारे बीच के ही लोग जो सर्विस करते हैं वहाँ पर वही लोग हैं, तो कोई बाहर वाले तो है नहीं। ये तो बहुत गंभीर प्रश्न तो है। हमारे बीच के लोग हैं करप्शन करने वाले, इसको खत्म करने के लिए आपके कुछ प्लान है? पास मतलब क्या है, जागृति लाना, जैसे आप बुला रहे हैं, आपका जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट है उस तरह का मूवमेंट हम सिस्टम के बाहर से जागृति ला रहे हैं। क्या आप अंदर जाके कुछ करेंगे इसमें? तो डेफिनेटली इस पे मैं क्या करेंगे? विचार करूंगा। विचार करेंगे, ठीक है। आपके पास आते हैं, विनोद जी के पास आना चाहूंगा। विचार करेंगे, जीके जी का ये कहना है, उन्होंने ये तो माना है कि बहुत भ्रष्टाचार है, उन्होंने माना। सबसे बड़ा लोग तब हंसे जब किसी ने कल कहा ऐसे जनसभा में कि बीएमसी में बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है, सब लोग हंस पड़े थे। तो आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है बीएमसी भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार जानने के लिए पहली बात तो 100% वोटिंग होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। 100% वोटिंग अगर नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार चालू रहेगा, लेकिन पूछने के लिए बात नहीं है, आम जनता में आ जाएगी कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। आज जैसे जनजागृति करो वैसा नहीं से नहीं करता, आप 100% वोटिंग करोगे तो भ्रष्टाचार ये माध्यम से भ्रष्टाचार दूर हो सकता है, खाली वोटिंग उसके जरिए 100% होना। बहुत अच्छी बात है। और वोटिंग के अलावा आपको लगता है कि और क्या कर सकते हैं? वोटिंग के अलावा आप क्या करेंगे? आप जीत के आए तो बहुत अच्छी बात बोली, मैं यही करूंगा जो मैंने 2 दिन पहले बोला कि मेरे को उसके अंदर जाने दो, मुझे नगर पालिका में जाने दो, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको ही मालूम पड़ा, आप भी मेरे पास आओगे कि विनोद जी आपका मैं सत्कार करना चाहता हूँ हमारे मंच के थ्रू, आपने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है नीलेश जी का। मैं जानना चाहता हूँ विनोद जी को, आपको क्या लगता है बीएमसी में भ्रष्टाचार है? हाँ भाई सर, तो आप बताइए जरा कि किसकी वजह से, क्यों है? ज्यादातर के लोगों की वजह से और बड़े काम करने वाले लोगों की वजह से, कर्मचारी की वजह से, ऊपर है उनकी वजह से या जनता की वजह से? जनता की वजह से भी है और काम करने लोगों से भी है, दोनों की वजह से, दोनों तरफ से। और इसको खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? जरूर कोशिश करूंगा भाई साहब। कोशिश तो सब हम 64 साल से हम कोशिश ही करते हैं। स्पेसिफिक्स बताइए कि आप क्या करेंगे? सोच करके बनाएंगे, विनोद जी क्यों सोचना चाहते हैं? भैरव जी आप बताइए, आप मानते हैं भ्रष्टाचार है? जी। तो किस लिए है, क्यों लगता है इतना भ्रष्टाचार क्यों है? जब तक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन रहेंगे, जब तक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन, जब तक पॉलिटिक्स को व्यापार समझा जाएगा, जब तक उसमें आपने देखा पेपर में जिसकी 5 साल पहले आए 15 लाख थे, वो आज 3 करोड़ 21 लाख है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी नगर सेवक को इतना पगार मिलता है कि उनकी 5 साल में आए 50 गुना या 100 गुना बढ़ जाए। करप्शन तो है ही है, करप्शन है। जब तक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन आएंगे जब तक ये होते रहेगा। जब तक आम आदमी जो एनजीओ से जुड़ा हुआ है, जिसमें समाज सेवा की भावना है, जो अपने जेब से पैसा खर्चा करके समाज सेवा करना चाहता है, ऐसे जब तक कोई आदमी आएगा नहीं, जब तक करप्शन वहीं का वही रहेगा, क्योंकि करप्शन पूरा सिस्टम में घुसा हुआ है। 64 साल से जैसे आप बता रहे, करप्शन लोगों की रग रग में घुस चुका है, तो उसको 1 दिन में 2 दिन में जाति की लकड़ी से नहीं निकाला जाएगा। हम जैसे को शुरुआत करनी पड़ेगी और हम कसम खाते हैं कि हम शुरुआत करेंगे। अंत कब तक हो पाएगा आपको लगता है? जो इसके बारे में बताना, 64 साल से घुसा हुआ रोग है, ये कब जाएगा पता नहीं, लेकिन शुरुआत निश्चित रूप से करेंगे। बहुत सा जवाब दिया भैरव जी ने, एक बार जोरदार ताली हो जाए। और इनकी एक बात से मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ, उन्होंने कहा कि जब तक नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा या जब तक अच्छे लोगों को मौका नहीं मिलेगा, जब तक ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा, मुझे भी लगता है कि भ्रष्टाचार जल्दी जाएगा नहीं। तो आप इनमें से, मैं आपसे विनती करूंगा, इनमें से सबसे अच्छे कैरियर को जिताइए। और बड़ी खुशी हुई देख करके, सारी कुर्सियां भरी हुई है यहाँ पर, तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि वोटिंग के लिए जरूर जाइएगा, वरना जैसे नीलेश जी ने कहा जब तक 100% वोटिंग नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार जाएगा नहीं। इस बात को मैं मानता हूँ। तो आप लोग सब लोग वोटिंग करेंगे, आपके वोटर हम लोग पॉलिटिशियंस लोग सभी भारतवासी है। अच्छा, सही कहा। पॉलिटिशियंस भी है, जनता भी है, सभी लोग हैं। और भ्रष्टाचार यदि हम देना बंद नहीं करेंगे तो सामने वाला लेना बंद नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आज जो अन्ना हजारे जी ने जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट निकाला, यदि कोई आज अपने हम लोग सोचते हैं कि हमारा कोई भी काम जल्द से जल्द हो जाए, डिपार्टमेंट के लोग उसको डिले करते हैं भ्रष्टाचार के लिए,
लेकिन भ्रष्टाचार रोकने के लिए हम लोग को भी कुछ ना कुछ कदम जब तक हम लोग उठाएंगे तब तक आगे काम कैसे होगा, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। ठीक है, पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने कहा कि जब तक तेरापन नहीं करेगा ये नहीं होगा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन क्या हम में से ऐसा कोई भी है जो खुशी से रिश्वत देना चाहता है? किसी को लगता है? नहीं, इसे मांगा जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ और एग्जाम्पल देना पर बहुत मुझे खराब लगता है, पर ये सच घटना है दोस्तों। एक भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि एक बूढ़ा आदमी जब अपने बच्चे का, जिसका एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई, और ये सुन के बड़ा मेरा कलेजा फटा, जब उसका जवान बेटा एक्सीडेंट में मर गया और उसका पिताजी, जो उसका अकेलौता बेटा था, उसके पिताजी जब वहां पर गए उसकी लाश लेने को, तो पहले डॉक्टर ने बोला कितना दोगे। यानी एक बच्चे की लाश लेने के लिए एक पिता को रिश्वत देनी पड़ती है, ये सिस्टम हो गया हमारा। तो ये आप बिल्कुल मत कहिए कि जब तक देना, कोई खुशी से देता नहीं साहब, सबको लूटा जाता है और आप ही बदल सकते हैं। वो तो मैं बता रहा हूँ करेंगे, मतलब काम नहीं करेंगे तब तक। आज समझो मैं कोई डिपार्टमेंट का यदि कोई व्यक्ति हूँ, मेरी यही लालसा होती है कि मैं अगर आज गवर्नमेंट ऑफिसर बनता है, गवर्नमेंट की मेरे को पोस्ट आती है, तो ठीक है, वो आप जो बनते, ठीक है, आप अभी हमारे कैंडिडेट हैं, आप जीतना चाहते हैं, और अगर आप जीते, जिसका आपके बहुत चांसेस है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। सर, सबसे पहले भ्रष्टाचार बंद करने के लिए मैं खुद भ्रष्टाचारी नहीं बनूंगा, ये मैं कमिटमेंट करता हूँ। नहीं, इसलिए चाहते एक मिनट में समय चाहिए। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। इनको जरा माइक दीजिए, धन्यवाद सुभाष जी। तालियां क्यों कम हो रही है? ताली बजाइए, इतना अच्छा जवाब देना। बोलिए ज्ञानमूर्ति जी। सर हम ऐसा करेंगे ना, एक खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हम आपके पास आएंगे, प्लीज जी। हाँ, देखिए भ्रष्टाचार तो जो अपने आप में एक एक्ट है, इस पे कायदा में मतलब जो पनिशमेंट होती है, इसकी जगह जैसे आप जन लोकपाल बिल मांग रहे हैं, और जब तक वो कठोर बिल नहीं आएगा, और कठोर बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट में जब तक पूरे देश में समर्थन नहीं मिलेगा, इसके पहले भी देश में कोटा आया, टाडा आया, ऐसे कई सख्त कायदे आए, लेकिन समर्थन नहीं मिलने की वजह से कायदे हटा दिए जाते हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि बहुत सही बात कह रहे हैं कि जब तक अच्छे कायदे नहीं आएंगे, अच्छे बिल नहीं आएंगे, तब तक भ्रष्टाचार, जब तक भ्रष्टाचारी को यह नहीं लगेगा कि मेरे पकड़े जाने पे मेरी जिंदगी अब जेल में जाने वाली है, मुझे फांसी पर चढ़ना है, तब तक कोई भी संदेशा अगले भ्रष्टाचारी के बीच में नहीं जाएगा कि मुझे बहुत अच्छी बात कही आपने, इस बात को मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ, लेकिन आप क्या करेंगे इस बारे में? ये तो फिलॉसफी हो गई, आप क्या करोगे? देखिए, मैं खुल के कहना चाहूंगा, कपड़े के अंदर सभी दंगे हैं, वो हम सब जानते हैं। जब सिस्टम बदलेगा तो सब बदलेंगे। सिस्टम कैसे बदलेगा? सिस्टम बदलेंगे, हमें आपको रोड पे आना होगा, सड़क पे आना होगा, अंदाजी के है, और हम जो समर्थन कर रहे हैं इस बात को घर घर तक पहुंचाकर, ये एक दिन में नहीं होने वाला है। इस आंदोलन को हमको अंग्रेजों को भगाने में 150 साल लगे, वैसे ऐसे सिस्टम लाने में हमको और भी लड़ने पड़ेंगे, तब जाकर के सत्य मिलाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने ज्ञानमूर्ति जी। इस आंदोलन में हमें सतत लड़ना होगा और इसमें हमें आपकी जरूरत है, ताकि आप यहाँ पर रहें, आप अच्छे कैंडिडेट को वोट करें, और आपकी भी जरूरत होगी कि आप भी आगे आए और जीतने के बाद भी लोगों को ना भूलें, हमें ना भूलें, और आगे भी हमारी मदद करें ताकि हम भी आपकी मदद कर सकें। इस मंच में अक्सर ऐसा होता है कि हम आज कह रहे हैं कि हमें बहुत अपेक्षा है आपसे, ठीक है, लेकिन हम हमेशा, जिसे हम कहते हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक ऐसी होता है कि हम बोलते हैं ना कि हमारा ये हक है, हमारा हक चाहिए, लेकिन कर्तव्य निभाने के लिए कोई आगे नहीं आता। तो हक तो हम आज बोल रहे हैं, लेकिन आज हम एक कर्तव्य भी आपके सामने रखते हैं। मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मुंबई यूथ प्रमुख होने के नाते आप सबसे वादा करता हूं, ये बताना चाहता हूं कि अगर आप में से जो, मैं 100% जानता हूं, आप में से जो सबसे अच्छा कैंडिडेट जीतेगा, जो ना भी जीते, कभी भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जीते या ना जीतो, अगर आपको कभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी हो, कोई आपका साथ देना दे, हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ अपक्ष रहेंगे, तो भी हमें अच्छे लड़ाई वालों को हम रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हम किसी को चश्मात में होते भी, सुभाष जी ने कहा कि मैं मानता हूँ पर्सनली, ऐसे लोगों को हम सलाम करते हैं। प्रकाश जी आप बताइए, इसके बाद में आखिरी एक सवाल लेंगे, फिर जो कुछ जानना चाहते जा सकते हैं, एक आध जनता के सवाल लेंगे, फिर हम राष्ट्रगान करके अगले 15 मिनट में हम इस कार्यक्रम को खत्म करने वाले। तो 15 मिनट आप रुकना चाहते रुक सकते हैं, कोई जाना चाहते जा सकते हैं, आप बताइए। भ्रष्टाचार थोड़ी क्या बोला प्लीज?
भ्रष्टाचार हा BMC मध्ये आहे भ्रष्टाचार? आपल्या मते BMC मध्ये आहे भ्रष्टाचार? BMCचं मत तर नक्कीच आहे. भ्रष्टाचार हा संपूर्ण देशाला कॅन्सर सारखा एक रोग लागलेला आहे. त्यासाठी आपण काय करावं? आणि मी तर एक म्हणेन की मी जर उद्या लोकप्रतिनिधी म्हणून जर निवडून आलो तर माझे जे मतदार असतील किंवा त्यांच्या काही अडचणी असतील आणि त्यासाठी त्यांना कुठेही पैसे द्यायची जर गरज राहिली तर त्या लोकांना आम्ही माझ्याजवळ बोलून त्या संबंधित अधिकाऱ्याला योग्य शासन देण्यासाठी मी प्रयत्न करेन. बहुत अच्छी बात है. ये योग्य शिक्षा देने के लिए प्रयत्न करेंगे. आप मैडम आपसे सवाल लेंगे, अगर आप और सवाल पूछना चाहते हो तो भी चलेगा. हम इनसे पूछेंगे, रुकना चाहे तो नहीं, पढ़ने के बाद लेकिन ऑफिशियली हम काम कर सकते हैं. अगर आपको जवाब देना हो तो आप कुछ कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचार के बारे में बस यही कहना चाहता हूँ कि आज इलेक्शन. आप अपक्ष हैं, इंडिपेंडेंट हैं? जी हाँ, मैं अपक्ष नहीं हूँ, मैं इंडियन मुस्लिम कांग्रेस पार्टी से हूँ. अच्छा सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में अगर आपका कितना भी जिगरी दोस्त हो, लंगोटिया यार हो, कुछ भी हो, लेकिन आज की तारीख में आपके कंधे से कंधा मिलाने के लिए भी उसको 1000 रुपया देना पड़ता है. सबसे बड़ा करप्शन मेरी नजर में यही है कि एक सच्चा आदमी निकला है अपने देश की सेवा करने, अपने गली की सेवा करने के लिए, लेकिन उसको अपने साथ लेके चलने के लिए 1000 रुपए का नोट पीछे से दिखाना पड़ता है कि यहाँ से दे और मेरे साथ चल. मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जो इलेक्शन का पीरियड चालू है उसमें अपने आप को सच्चा दिखाओ, बाद में दिखाना कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ. बस बहुत अच्छी बात उन्होंने वापस कही. और माफ कीजिए, आपका नाम मैं नहीं समझ पाया, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मकसूद आलमी शेख है और मैं नईम गैरेज 40 में मजार में रहता हूँ, जहाँ पर मैं आज 20-25 साल से छुटके काम कर रहा था, जिन लोगों को दिखाया नहीं करता था. ठीक है, अच्छी बात है मसूद जी, आपने बहुत अच्छी बात की. एक बार मसूद जी के लिए 2000 तालियां हो जाए. आखिरी सवाल हम लोगों से पूछना चाहते हैं. आगे 2 मिनट वेट करते हो, ठीक है? मैं पहले अगर मैं इजाजत लेगा. हाँ, ये कर सकते हैं. देर आए जल्दी जा रहे हैं. सब लोग थोड़ी, बहुत सही बात कह रहे हैं. अच्छा ठीक है, पहले आपसे पूछते जरूर. एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए कितना अच्छा माहौल है. आप सब लोग इतने कड़वे सवालों का जवाब दे रहे हैं, कितने प्रेम से, कितने कॉन्फिडेंस से, कितने विश्वास से बोल रहे हैं. ठीक है, अच्छी बात है. इलेक्शन तो इलेक्शन ही सही, साथ में तो बैठे. अच्छा आप बोलिए धैरव जी की कोई भी मेजर बिल या कोई भी कानून बनाने से पहले हमने जब जन लोकपाल के लड़े, हमसे ये कहा गया तुम कौन होते हो हमको बोलने वाले? हम तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमको कौन सिखाने वाले होते? अन्ना हजारे कौन होते? ये सवाल पूछा गया. तो आज जो लोग आपको चुन रहे हैं और आज जो आप लोग को जिता रहे हैं, जो आपको कुर्सी तक ले जा रहे हैं, पावर ले जा रहे हैं, आपको सिर्फ वोट नहीं अपना विश्वास दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं और ये आशा से जा रहे हैं कि आप वहां पर करेंगे. क्या आप कानून बनाने से पहले उनसे सवाल करेंगे या उनसे मिलेंगे, मिलकर उनसे पूछेंगे, उनकी राय जानना चाहेंगे? जरूर जरूर. मैंने पहले भी आपका एक प्रश्न था, उसी के संदर्भ में ये मैं बताऊंगा कि जनता की बात और जो बैठक की बात इनके गले उतारनी करूंगा, इनकी बात उनके गले उतारने की कोशिश करूंगा. जब तक ये समन्वय नहीं होगा, जब तक कानून का कोई मतलब ही नहीं. अगर जो कानून को जनता नहीं मानती वो कानून बनता है तो हमारे लिए कोई काम का नहीं, और जो जनता है वो कानून को न माने तो वो भी काम का नहीं. तो हम दोनों के बीच में समन्वय बनाएंगे और इस बात को एक दूसरे के गले उतारने की कोशिश करेंगे. ऐसा धैरव जी कह रहे हैं. धैरव जी उठने से पहले हमने आपने जो भी कहा, हम हर चीज को एक तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहाँ पर हम लिख रहे हैं, वहाँ पर एफिडेविट में. तो अगर आप जाना ही चाहते हो, एक मिनट नहीं, एक दो सवाल है लेकिन वो जाना चाहिए जो बैठ के लोगों का सवाल लेना चाहिए. ठीक है, और आपको ये मैं पूछना चाहूंगा कि जो सवाल किया मैंने कि जनता से आप सवाल पूछेंगे या उनको उनकी राय लेंगे कानून बनाने से पहले, या आप कोई भी कानून ऊपर बन गया, हाईकमांड ने कह दिया आप थोप देंगे, या लोग कितना भी चिल्लाएं आप सुनेंगे नहीं? जनता जनार्दन सर्वप्रथम है हमारे देश में. जनता की राय लेंगे आप? हाँ या ना? राय लेंगे और उसके साथ में यदि जो हमारे नेता है जो बोलते हैं कि आपको क्या हक है, तो उसके लिए अन्ना हजारे जी ने जो पहल उठाई है राइट टू रिकॉल का, मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द होना चाहिए. बहुत अच्छी बात है. एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा, एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा. आपने जो बातें कही बहुत अच्छी बातें कही और आइडियलिस्टिकली बहुत सही भी है, और जो आपने कहा कि राय जनता को लेकर करें, वो बात आपने की बात तो मैं पूरी तरह मानता हूँ. लेकिन ऐसा हुआ कि आप जानते हैं, आप जनता के प्रतिनिधि, वो बोलते हैं कि ये ऐसा करना है सुभाष जी, लेकिन आपके हाईकमांड वो बात नहीं मानते, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सर उसके लिए मैंने पहले ही बोल दिया
कि यदि मेरा हाई कमांड बोलता है कि आपको नहीं करना चाहिए तो मैं उसे मेरे पद से इस्तीफा दे दूंगा और जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो जनता मुझे चुन के देगी, अगर कानून के हिसाब से अगर मुझे मेरे चुने हुए के मतलब कार्यकाल का भी इस्तीफा देना पड़ा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात है। एक सवाल था, हमारे भैरव जी जाने के घाई में थे इसलिए वो रह गए, सवाल नहीं कहेंगे, हम ऐसा एक रिक्वेस्ट आपको कहना चाहेंगे कि हम हर 6 महीने में हम पूरे मुंबई में जनसभा करने वाले हैं। हम एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहाँ पर जो भी जीते हुए प्रतिनिधि हैं वो आगे आए और आगे आकर के लोगों के सामने अपनी बातें रखें। तो हर 6 महीने में ये होगा। तो जैसे आपने पहले कहा कि आप आएंगे, बहुत अच्छी बात है। एक सवाल मैं आपको पूछूंगा जिसका मैं आपको बेनिफिट है, तो मैं आपको दुविधा में ज्यादा नहीं डालूंगा, पर मेरी इच्छा है और मैं चाहूंगा मेरे दिल से कि आप उसका जवाब दें। आप ऑलरेडी जानते हैं कि जनलोक पार्टी को जो सपोर्ट मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। आप ऑलरेडी जानते हैं कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है इस देश की और अगर कांग्रेस चाहे तो उसका सपोर्ट मिल सकता है और आप जानते हैं उसके जो लोग जिस हिसाब से बयानबाजी कर रहे नहीं कर रहे। तो एनसीपी जो कि कांग्रेस की अलाई है, अगर क्या आपने ये बात अपने हाईकमान तक पहुंचाई कि इसको हमें करना चाहिए, ऐसा कभी हुआ? सर मैं भी इतना बड़ा नेता नहीं बना, पहली बार की मैं हाईकमान तक ये बात पहुंचा। बनेंगे तो बनाएंगे। पूरी बात सुन लीजिए। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जब आपका आंदोलन था बॉम्बे में तब मैं आंदोलन ज्वाइन कर चुका था और मैं हमारे जो जिला अध्यक्ष उनको बता के गया कि मेरे पर्सनल व्यू है कि अनाचार्य जी जो आंदोलन कर रहे हैं वो सही है और मैं उससे जुड़ना चाहता हूँ। तो बोला आपका पर्सनल व्यू है, आपको जुड़ना है, आप जुड़ सकते हैं। बहुत उन्नति का उन्होंने कितना तो कहा, बहुत अच्छी बात है शिवाजी। आई रियली अप्रिशिएट योर आंसर। आप उनको गायमूर्ति जी को दे दीजिए। गायमूर्ति जी, सवाल आपने सुन लिया। कोई भी राय, कोई भी बिल वगैरह लॉ बनाने से पहले जनता से कंसल्ट करेंगे। ऑब्वियसली जनता से मतलब उसका परामर्श होना ही चाहिए। कोई भी ऐसा कायदा नहीं आना चाहिए देश में जो जनता के खिलाफ हो। अन्यथा देश में आज देश की बड़ी विकट स्थिति आप जानते हैं और करप्शन का ऐसा विषय है जो सभी धर्मों, सभी जाति धर्मों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीति न करते हुए ऐसे बिल को पास करना चाहिए था जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया है। ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि करना चाहिए और आप अपने एरिया के लोगों के लिए जो भी बिल अगर पास करवाना हो आप ये रखेंगे, आप ये कह रहे हैं। चलिए पार्लियामेंट में आता है क्योंकि आप कॉर्पोरेटर हैं तो आप नहीं रख पाए, लेकिन अपने एरिया के लिए आप जरूर रखेंगे, आप कह रहे हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं आप जैसे लोग जो चुनाव जीते, जो भी जीते, आप जैसे लोग यहाँ से चुनाव जीते, जीत करके कॉर्पोरेटर बने, लोगों की सेवा करें, फिर जीते, फिर एमएलए की लड़ाई लड़े, वापस सेवा करें, जीते, उसके बाद में एमपी का इलेक्शन लड़े, जीते और हम चाहेंगे इनमें से एक अच्छा व्यक्ति और सच्चा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बने। आप जानेंगे मेरे आपके वोट से। लेकिन सबसे बड़ी सुविधा क्या जानते हैं, आज हमारा जो नोशन है ना वो बहुत अलग हो गया है। कुछ भी कहीं पर जाने के 2 तरीके होते हैं, सीधा जा सकते, घूम के जा सकते। सीधा रास्ता कोई देख नहीं रहा, सब लोग घूम के जा रहे हैं। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे सब लोग ये सोचते हैं कि जो बड़ा चोर है वो हमेशा जीतता, छोटा चोर पीछे रहता है, तो सब बड़े चोर बनना चाहते हैं। मेरी सोचते कि अगर हम इसी लोगों का सेवा करें, इन्हीं लोगों के बीच में आए, इन लोगों के बीच में जाकर उनकी मदद करें, तो ये क्यों नहीं हमें जिताएगी, ये क्यों नहीं हमें जिताएगी हर बार, और हम क्यों नहीं सबसे ज्यादा पहले वहां पर पहुंच जाएंगे जो सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोगों के बीच में आके हमेशा रहें और उनके साथ कंसल्ट करके आगे बढ़े और आप इतने बड़े बने आप सब लोग कि आपको ये ना कहना पड़े मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मेरी बात सुना नहीं है, ऐसा ना कहना पड़े। ये मैं मेरा विश्वास है। आपको करण्यापूर्वी नक्कीच लोकांची मतं घ्यावीच लागतील आणि त्यानुसारच आपल्याला पुढचं कार्य आणि काम करावं लागेल। फोटोग्राफर से निवेदन है कि आप मैक्सिमम फोटोज कीजिए, हमें करके न्यूज़पेपर्स में भेजना है, दिखाना है, लोगों का भी तस्वीर कीजिए, ऊपर से अच्छे रेजोल्यूशन में आए और ये हमारे रिकॉर्ड्स में रहेंगे। तो आपसे जानना चाहता हूँ अनिल जी, सॉरी दिलीप जी, लोगों से आप पूछेंगे अगर लोगों के पहले कोई भी कानून आने से लोगों से बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे? जरूर करेंगे, उन्होंने कहा है जरूर करेंगे, बहुत अच्छी बात है। नीलेश जी आपका क्या विचार है? माइक आप नहीं करना। लोकांचा विचार कशा पद्धतीने मांडणार, तुम्ही कायद्याबद्दल मला बोलता, कायदा घेण्यासाठी मला माझ्या वॉर्डमध्ये जे 42,000 लोक राहतात, जेवढे त्यांचे फॅमिलीज आहेत त्या फॅमिलींचे प्रत्येक फोन नंबर पहिले मी माझ्याकडे कशी येतील हा पहिला मी विचार करणार आहे आणि त्याच्यानंतर तो विचार केल्यानंतर त्याला मी SMS द्वारे, जसं अण्णा हजारेंचा SMS द्वारे आले तुम्ही हे करा, अण्णा हजारांना सपोर्ट करा, त्यानंतर मी त्यांना विचारणार
की हा कायदा होत आहे, तर तुम्ही तुमच्या जेवढं जास्तीत जास्त तुम्ही त्या मला तो SMS पाठवा. जो निर्णय तुम्ही द्याल जनता दिनावर तो बघणार मी वाटतो. आणि जर पक्षप्रमुखांचं त्याच्यामध्ये संबंधित नसेल तर तरी पण पक्षप्रमुख हा विषय पक्षाचा खूप सुंदर विषय काढला, पण मला शेवटी या जनतेने निवडून दिलेलं आहे. ही जनता मराठी पक्षप्रमुख देशासाठी. थँक्यू सो मच. जितू भाई, आपका क्या विचार आहे, तुमचं काय मत आहे याच्याबद्दल? सर्वप्रथम मी असं सांगू शकतो की आज या मंचावर जे पार्टीचे लोक बसलेले आहेत त्या पार्टीच्या भूमिका सगळ्यांनी मीडियामध्ये बघितलेली आहे. 6 महिन्यापूर्वी ज्यावेळेला अण्णांचं आंदोलन झालं, त्याच्या राज्यसभेत जे लोकपाल पास झालं नाही, त्यावेळेला सगळ्या पार्टीजने काय ज्या भूमिका घेतलेल्या होत्या त्या सगळ्यांसमोर होत्या, मीडिया रोजच चालत होता. आणि त्यामुळे काय माहितीये, आज तरी लोक त्या पार्टीमध्ये बसलेले कॅन्डिडेट म्हणून आज विनंती आहे माझी, त्यांचं काही मत आहे त्यांनी म्हटलंय, तुम्ही आपलं मत सांगा. नक्कीच. पहिलं म्हणजे मी सांगेन की ही संसदीय लोकशाही आहे, घटना ही सर्वोच्च आहे त्याबद्दल, आणि भारतीय घटनेचे शिल्पकार एक मराठी माणूस आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आम्ही त्यांचा आदर करतो. त्यामुळे घटना दुरुस्ती पण त्यांचा सन्मान राखूनच झाला पाहिजे आणि कुठेही त्यांच्या नावाला कुठे काय हे झालं नाही पाहिजे. हा, आणि लोकांचं म्हणणं सर्वशिष्य लोकशाही म्हटलं म्हणजेच सर्व आलं याच्यात. हा लोकशाही प्रधान देश आहे, त्यामुळे लोकांचं मत, लोकांच्या मताला प्राधान्य दिलंच पाहिजे. बाबा साहब जी का नाम लिया है, वो जितनी बड़ी हस्ती है, हम में से कोई उनके चेहरे के धूल के जमाने भी नहीं है. एक छोटी कभी उनकी बात किसी ने मानी नहीं थी, उनको बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था. और उस टाइम पर जैसे मैं किसी से उनकी तुलना नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, तो उस वक्त ऐसा हुआ था कि उन्होंने जो अपनी बातें रखी कि ऐसा होना चाहिए, बहुत लोगों ने उनकी बातें दुत्कार की. तो आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि आपके बीच में जो लोग सिस्टम में जा रहे हैं आप कभी भी उनको कम ना सोचें. हो सकता है इनमें से भी कोई ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा ऐतिहासिक पुरुष बन जाए, युग पुरुष बन जाए, जो हमारे देश के संविधान में एक नया सिस्टम ला सके. तो आप सबके उसी सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आपके सामने एफिडेविट हम रखेंगे. मुख्य सवाल है, आप भी कुछ पूछ रहे थे तो सवाल हमने लेके रखे, तो हम मुख्य सवाल पूछेंगे और उसके बाद हम राष्ट्रगान करके कार्यक्रम का समापन करेंगे. तो मैं निवेदन करूंगा अपने साथियों से कि जो भी उनके पास कागज से वो दे दे, यहाँ पर एफिडेविट उनका साइन कराए. तो कोई स्टैम्प पेपर पे नहीं है. और एक चीज आपको बोलूं, इसका कोई लीगल वैल्यू नहीं है, कुछ लीगल वैल्यू नहीं, लेकिन इसका मॉरल वैल्यू बहुत है. आप लोगों के सामने आज जो बोल रहे हो उस पर हस्ताक्षर कर रहे हो, वो हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा. कल के दिन अगर उसमें चेंजेस हुए तो अगले 10 मिनट में हम उसको खत्म कर देंगे कार्यक्रम को. जब आप साइन कर रहे हैं, लोगों ने कुछ अपनी बातें रखी वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ. इसमें से अधिकतर प्रश्न हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं कि आप करप्शन खत्म करने के लिए क्या करोगे, आप क्या कर सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न जिसका आपने जवाब दिया है, जिसका जवाब नहीं दिया या जो कुछ मुख्य मुद्दे हैं वो आपके सामने रखता है, आप सुन लीजिए. सबसे हर एक से सवाल पूछने का समय नहीं हो पाएगा, पर जो लोगों ने कहा है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ. गोरेगांव की जनता ये कहती है, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम भी लिखा हुआ है पर नाम नहीं लूंगा. वड़ारी पाड़ा में ऐसे 15 लोग हैं जिन्हें रात को 2 बजे पानी आता है. वड़ारी पाड़ा में ऐसे 15 लोग हैं जिन्हें रात को 2 बजे पानी आता है, जिससे उन्हें रात भर जागना पड़ता है. क्या यह गलत नहीं? उन्हें भी सुबह के समय पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये एक ऐसी चीज है जो अगर आप कुछ भी जवाब दें तो उससे रात को 2 बजे मिलना पानी तुरंत बंद नहीं होगा. मैं चाहूंगा इसके बारे में आप सोचिए, और ये चाहूंगा कि अगली बार जब हम मिले तो ये सवाल हमारे पास नहीं आना चाहिए. इसका और अगर मैं वड़ारी पड़ा कर सकते हैं, जब भी हम लोगों के बीच में आते हैं, अगर हम अपने पास कुछ डायरी अगर रखें तो मेन मुद्दे लिख सकते हैं, क्योंकि सब चीज याद नहीं रह सकता है. तो ये हम अपना आदत रखेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा सुझाव है. फुटपाथ पर गड्ढे, दूसरे लोगों का सवाल है. फुटपाथ पर गड्ढे हैं, लोगों ने स्टॉल डाल रखे हैं. ये 47 वार्ड में हॉटलों ने कब्जा करके रखा है, जिससे पैदल चलने वालों को सड़क के बीच चलना पड़ता है. इसका क्या समाधान करेंगे? इसमें स्कूल की परिस्थितियां चिंताजनक है. बहुत अच्छा सवाल है. राइट टू एजुकेशन आ गया है, पर लेकिन स्कूल अभी भी खस्ता हालत में है. BMC स्कूल खास करके, तो BMC स्कूल
जहाँ अगर आप थोड़ा अपना ये करें, वहाँ पर अगर हस्तक्षेप करें और वहाँ पर आप कुछ करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। खास करके ज्ञान मूर्ति जी आपके सामने रखना चाहूंगा ये बात। तो क्या पीएमसी स्कूल चलाने के बजाय जनता को सीधे आर्थिक मदद उनके बैंक में जमा करने के लिए कुछ करेंगे? ये सवाल है, पर ये सवाल मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आप जवाब दे सकते हो। ये बहुत बड़े लेवल का सवाल है। तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये जनता की चिंता है कि पीएमसी स्कूल में प्राध्यापक नहीं है उस क्वालिटी के, और ये बहुत बार सवाल हमारे पास आए। हम इंडिया अगेंस्ट करप्शन में तकरीबन 1,500 से 2,000 कंप्लेंट हमें हर हफ्ते मिलते हैं, 1,500 से 2,000 कंप्लेंट। तो सबको हम सॉल्व अकेले नहीं कर सकते हैं। तो आप में से जो भी जीत के जाएंगे, सही परीक्षा शुरू होगी जब आप चुन के जाने के बाद में हम में से कितनों को पहचानोगे, उस पर आग होगी। लेकिन नहीं भी होगी तो भी हम आगे देखेंगे फिर हमें क्या करना होगा। किसी ने लिखा है कि मेरा दावा है, ये लोगों ने लिखा है, मेरा दावा है कि सभी राजनीतिक दल धन बल और जनबल के जरिए राजनीति को निचले क्रम पर ले गए और आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या आम नागरिकों की कोई आवाज सुनेगा? ये उनका सवाल है। तो जिस हिसाब से आपने जवाब दिया, मुझे लग रहा है कि आप आम नागरिकों की जवाब सुनोगे। आपने खुद ही कहा कि हम 6 महीने में यहाँ पर आएंगे, किसी ने कहा हर महीने आएंगे, किसी ने कहा 15 दिन में आएंगे। तो मुझे इसमें कोई डर नहीं कि आप लोग सुनेंगे। मुझे लगता है कि आप सुनेंगे और आपको आखिर के 2 सवाल या रिक्वेस्ट है कि हाउ मेनी, इंग्लिश में लिखा है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव वोटेड फॉर इंडिया अगेंस्ट करप्शन? आर योर सेल नंबर रजिस्टर्ड? ये मेरे ख्याल से जनता के लिए सवाल है। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ जुड़े हुए? तो और उम्मीदवारों के लिए क्या आप में से ऐसा कोई है? आपने तो कहा कि आप ऑलरेडी हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने खास करके, और उसके लिए मुझे लगता है 2 तालियां होनी। अधिक हमारे सारे क्वेश्चन कैसे देता हूँ, फिर हम राष्ट्रगान करेंगे, फिर हम जाएंगे। क्या सब लोग ने सिग्नेचर कर लिया है? क्या ऐसा कोई है जिन्होंने साइन नहीं किया? ठीक है, सोनी साहब आ सकते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस विश्वास से और जिस आत्मबल से और खास करके जो टेक्निकल नॉलेज से आपने उत्तर दिया है, उसके हिसाब से देख करके ऐसा लगता है कि इस बोर्ड का भविष्य बहुत उज्जवल है। हम 6 महीने बाद वापस मिलेंगे, आप सबसे मिलेंगे, और हम आगे क्या प्रोग्रेस हुआ उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तरफ से मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सोनी जी खुद की वर्ड ऑफ थैंक्स करें, फिर राष्ट्रगान करके हम लोग निकलेंगे। सोनी जी धन्यवाद। पहले तो थैंक यू मिस्टर नरेश ठाकुर साहब, बहुत ही अच्छे वे में मीटिंग कंडक्ट की, बहुत ही इंटरेक्टिव थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, और सब कैंडिडेट ने साइन किए हैं और उन्होंने वो हमारा पहले ही आंसर दे दिया है कि एवरी 6 मंथ हम 6 महीने के बाद ये जनमंच करने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट जीत के आएगा उनका जो 6 महीने का काम रहेगा उसकी हम समीक्षा करने वाले हैं। ये जनमंच होने वाला है जो भी कैंडिडेट जीत के आएगा, और सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरे मुंबई में, पूरे मुंबई में 227 वार्ड में ये होने वाला है। थाने में 65 वार्ड है, थाने में भी होने वाला है। और अभी सब जनता से ये रिक्वेस्ट है कि जैसे बोला है कि 100% लोग वोटिंग करें, तभी ये करप्शन दूर हो सकेगी। 16 तारीख को सुबह 9 बजे अर्ली मॉर्निंग इरादा गुरुवार को आप अपना वोटिंग जरूर दीजिए। अब मैं IOC इंडिया नागरिक समिति की तरफ से सब जनता का जिन्होंने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया और इधर रुके, ठीक है, पूरे हमारे पूरे प्रेम के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे देश के साथ, पूरे जोश के साथ, और जो बिल्डिंग से यहाँ पर हमें देख रहे हैं वहां पर भी खड़े हो जाएंगे जगह पर। राष्ट्रगान शुरू करेंगे, शुरू कीजिए। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे
बोले टाइम ही कम पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।